ये है कमाई का अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन और बढ़ते बाजारों में कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन क्लोजिंग का 1.5 घंटा रहेगा अहम। तो क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी में सिर्फ 70 और बैंक निफ्टी में 160 पॉइंट की रेंज। रिलायंस, HDFC बैंक जैसे दिग्गजों से लगातार दूसरे दिन थोड़ा सपोर्ट। मिड कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस। और मेटल शेयरों में आज लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1% चढ़ा, 6% से ज्यादा तेजी के साथ। वायदे का टॉप गेनर है आज NMDC, साथ ही नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर। सेल में भी तेजी पर ही कारोबार। मिले जुले नंबर्स के बाद TCS में करीब 1.5% से ज्यादा का दबाव, साथ ही पूरे IT सेक्टर में प्रेशर। 3 साल में पहली बार घटा रेवेन्यू। 4150 रुपीज के रेट पर 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का ऐलान। और आज आएंगे इन्फोसिस और HCL टेक के नतीजे। करीब 1% बढ़ सकता है इन्फोसिस का डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन में हल्के सुधार की उम्मीद। वहीं HCL टेक की डॉलर की में कमाई करीब 1.5% बढ़ने का अनुमान। और कल आएंगे HDFC लाइफ के नंबर्स। 14% से ज्यादा बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए के पार निकल सकता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 12% की बढ़त संभव, लेकिन VNB मार्जिन में देख सकता है हल्का दबाव। ओके, चलिए फिर एक बार जरा मार्केट की तरफ नज़र रखते हैं। हर्षिता, वीरू और मैं आपके साथ रहेंगे। गुड आफ्टरनून। अगले 1.5 घंटे कमाई का अड्डा में, और ठीक ठाक दिन मार्केट के लिए कंसिडरिंग आज थर्ड डे था। थर्ड डे में नॉर्मली आप थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं हायर लेवल से, लेकिन जो आज चीज़ मेरे लिए स्टैंड आउट कर रही है हर्षिता, कि एक IT में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद निफ्टी ठीक ठाक है, निफ्टी फ्लैट है। और बुल्स को आज फिर एक सहारा मिला। देखिए निफ्टी IT इस समय देखिए 1.25% नीचे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1.25% नीचे, डे लो पर इस समय निफ्टी IT। लेकिन इसके बावजूद निफ्टी कोलैप्स नहीं कर रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है रिलायंस। फिर से सेकेंड डे रनिंग आज रिलायंस ने एक अच्छा सहारा दिया मार्केट को। कल रिलायंस डे हाई पर बंद हुआ, आज भी रिलायंस पे लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। TCS ने खींचा पूरा IT सेक्टर को नीचे, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, 2-3 दिन की बात है, शायद फिर ये भी सेटल हो जाएगा मामला। मिड कैप में आज फिर आउट परफॉर्मेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। आज वीकली एक्सपायरी भी है, एक दिन का रेस्ट मार्केट लेना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा सा संभलता हुआ बाजार, एंड यू नेवर नो, आखिरी 1.5 घंटे में कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। अनुज, तो उस लिहाज से फिर किस लेवल पर आपकी नजरें रहेंगी? क्योंकि जैसे कल स्थिति देखने को मिली थी, हूबहू वैसी ही है, हम उसी रेंज में इनफैक्ट घूम रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस, जो आपने कहा किसी न किसी स्टॉक से सपोर्ट मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल अब तक तो वैसी स्थिति एग्जैक्टली ये वही ये मेंटालिटी होती है अष्टा, ये मार्केट में यही मेंटालिटी है। अभी क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की ये मेंटालिटी होती थी, कोई ना कोई बना लेगा रन, मतलब जितना भी टारगेट है कोई ना कोई ले जाएगा, तभी उन्होंने लगातार 16 मैच जीते थे। तो ये सब मार्केट की भी यही मेंटालिटी है। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। आज का लो देखिए आप 19,772, कल का लो था 19,757। आज का हाई देखिए आप 19,843। आई थिंक कल का हाई था करीब 19,840 या उसके आसपास ही था। एग्जैक्टली कल की रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। आज हम ओपन हुए थे करीब 19,840 के आसपास। देखते हैं क्लोजिंग में भी वहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक इनसाइड डे, और अगर विद इन इनसाइड डे एक दोजी बना दिया मार्केट ने, तो कल एक एक्सप्लोजिव मूव मार्केट में आ सकता है। और एक्सप्लोजिव मूव जनरली ट्रेंड की डायरेक्शन में ही आता है मार्केट में। तो मैं होप कर रहा हूँ कि कल आपको शायद वो 20,000 के दर्शन करा दे मार्केट एक बार फिर से। बस आज एक थोड़ा सा US मार्केट का सपोर्ट चाहिए हमको, और थोड़ा सा इन्फोसिस का सपोर्ट चाहिए। अगर इन्फोसिस थोड़ा भी अच्छा नंबर लेके आ जाए तो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अब करना क्या है, आपने अपने लॉन्ग्स का जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ा देना है, सिंपल। अब आज का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा निफ्टी पर, और बड़ी तेजी के लिए 19,850 के ऊपर। 19,850 के ऊपर अगर हम निकले तो सीधा 20,000, उसके बाद 20,000 तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं अगले 150 पॉइंट। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी देखिए लगातार कोशिश कर रहा है उस क्लस्टर से बाहर आने की। ये क्लस्टर है एक बैंक निफ्टी का, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। 44,700 750 तक ये क्लस्टर है, जहां पर 20, 50 आपके 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, ऑप्शंस का जोन, ये सब कुछ लाइंड अप है यहाँ पर। तो इसको निकालने की तैयारी हो रही है।
ये निकल जाएगा तो यहाँ पर भी शार्प तेजी आएगी। और HDFC बैंक ना, ये अच्छा लग रहा है, ये 2 दिन से एक अच्छा मुंह दिखा रहा है। आज भी देखिए, आज सुबह एक बार तो लग रहा था कि HDFC बैंक में वापस थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन अब फिर ये डे हाई पर आ गया है और अब वो 1540 का जो ऑप्शन का जोन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। शायद यहाँ पे मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि नंबर्स इतने खराब ना हो। खेल सारा अब यही है इन्फोसिस और HDFC बैंक का कि खराब नंबर नहीं आने चाहिए। डिसेंट नंबर भी आ गए तो दोनों स्टॉक्स की पोजीशनिंग ऐसी है कि चल सकते हैं ये स्टॉक। आई थिंक यही मार्केट अब फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। और TCS भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, अगर देखा जाए आपको तो 1.5% कम, कुछ भी हो सकता है। 1.5% तो नॉर्मल डे पे भी हो सकता है। ये अर्निंग्स के बाद का रिएक्शन कुछ भी खराब नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, मार्केट मिड कैप स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कल एक फीलिंग आ रही है मुझे कि आज एक्सपायरी हो जाए, बस ये कल आपको शायद वो 20,000 का फ्राइडे के दिन दर्शन हो जाए। तो 20,000 की तरफ हम बढ़ने की पूरी तैयारी में है, बस उस एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी वही इंडिकेट कर रही है कि स्ट्रेंथ है मार्केट में। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पोजीशनिंग बैठ रही है आज एक्सपायरी के दिन? जी हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर नजर रखेंगे इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से। एक तो कोल इंडिया, पहला स्टॉक 307.30 ऑल टाइम हाई, माफ कीजिएगा इस दौर का हाई, मतलब अगस्त 2018 के बाद का, ऑलमोस्ट 6 साल का 5 साल का हाई इसमें लगा हुआ है। बस अब ये मैं ऑप्शन डेटा देखूं हर्षिता और फ्यूचर्स का डेटा, 6% OI बिल्डअप, बहुत स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप है। 300 पे पुट राइटिंग विजिबल है और हाई स्ट्राइक कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बैंक की स्ट्रॉन्ग इंस्टेंसेस हैं। 307.25 पे इस वक्त हम स्क्रीन पे बात कर रहे हैं पहला स्टॉक का। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। दूसरा जिसका जिक्र मैं करूंगा दैट्स फेडरल बैंक। थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये 150 के साथ स्ट्रगल करता हुआ आज 20 डे में से इसने शूट अप दिया, अभी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 150 के स्तर पे ऑलमोस्ट, यहां पर भी 3% का बिल्डअप है। डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है। एट द मनी कॉल्स में इसकी भी बाइंग है और मोमेंटम अच्छा है। तीसरा स्टॉक अगेन मैं आई थिंक पिछले 4-5 दिन से इसका जिक्र दूसरी या तीसरी बार कर रहा हूं, दैट्स डॉक्टर लाल पैथलैब। आपकी स्क्रीन पे आएगा, मूव अच्छा, अभी भी ये ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। आज ये इसका 7 नवंबर 2022 के बाद का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट क्लस्टर है। ओपन इंटरेस्ट 9%, काफी दिनों बाद इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। अमूमन 3 to 4% की रेंज में एडिशन होता है इसमें, लेकिन आज डॉक्टर लाल पैथलैब का एडिशन काफी एग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पे और नजर रखिएगा। और एक आखिरी फार्मा स्टॉक जिसमें मूव काफी अच्छा खासा है और आई थिंक मैं जो इंटरडे में OI की फार्मा की शीट शॉर्ट करी उसमें सबसे ऊपर अपीयर होता हुआ मेरी लिस्ट में, दैट्स ल्यूपिन। OI देखिए और इस वक्त प्राइस पे 1180-25 पे ये इस दौर की सबसे हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ और ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि अगस्त 2021 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो ये 4 स्टॉक्स जिन पर मेरी नजरें रहेंगे हर्षिता। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स क्लियरली जो रेडार पर रहेंगे। आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी पेश करते हैं और फिर बात करेंगे यहाँ से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। मार्केट का अंडरटोन है बुलिश, भले ही ऊपरी लेवल्स पर निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया हो। तो आज ट्रेंडिंग काउंटर्स में तेजी वाले स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे और इत्तेफाक से ये सभी PSU कंपनियां हैं। BPCL 2% ऊपर, NTPC में आप गौर करें तो 1.5% का इजाफा। आज NMDC में फिर 6% तक के गेन्स देखने को मिले हैं और नाल्को लगभग 4% की बढ़त पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली PSU कंपनियों में काफी इंटरेस्ट। मुनाफा वसूली की तरफ अपोलो हॉस्पिटल, TCS, HCL टेक, MCX दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं टेक्नोलॉजी में क्या टाइड वो टर्न करेगा और क्या कमेंट्री आती है HCL टेक और ऑफ कोर्स इन्फोसिस की तरफ से जब आज का नंबर्स आएंगे उसके बाद। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर क्लियरली तेजी और मंदी के सौदे साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, यहाँ से आगे का ट्रेड किस तरफ बन रहा है, बैठ रहा है। फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे हिमांग जानी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, कविता जैन और रचना वैद हैं। प्रशांत सावंत भी देंगे हमारा साथ। 2:20 पर लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे। कल की बड़ी डेवलपमेंट जो CNBC आवाज ने ही सबसे पहले ब्रेक की थी कि माइंस और मिनरल में दरअसल रॉयल्टी लिथियम और दूसरे स्पेसिफिक मिनरल्स के लिए बदली है, उसके क्या मायने हैं, क्योंकि आज इन स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के नंबर से मार्केट अब क्या एक्सपेक्ट करेगा, खासतौर से जब TCS ने अपने नतीजे कर दिए हैं पेश। इस पर आशीष को जोड़ेंगे। साथ ही साथ फिर बात होगी TCS के बायबैक पर। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है,
उस पर भी कुछ आकलन आपके लिए पेश करेंगे। 240 पर कल आने वाले नंबर्स, HDFC लाइफ पर होगी बातचीत, सुमित को जोड़ेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में रेनेसॉ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और पोर्टफोलियो फंड मैनेजर पवन पारेख हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर 3 बजे डीलिंग रूम में यतीन के पास चलेंगे और लेकर आएंगे ठीक 3:10 पर BTST या फिर FTBT ट्रेड्स। शुरुआत करते हैं और हमारे पैनल को जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं और आपके लिए ट्रेड्स लेकर आए हैं वो। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड है सन टीवी, ट्रेड करा है 639 640 के जोन्स पर। स्टॉप लगाना चाहिए बस 632 का, ज्यादा नहीं है। इसका टारगेट है 650 से 55 तक, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। इसका जो बाई सिग्नल है अभी अभी जनरेट हुआ है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। सन टीवी ओके, तो सन टीवी में एक मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ 3% के गेन्स। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून आशिता जी। तो देखिए मॉर्निंग में भी मैंने 10 बजे के शो में गैस अथॉरिटी की बात की थी और अभी भी एक गैस स्टॉक जिसने एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है वहां पर खरीदारी करने की राय है। तो IGL में खरीदारी करनी है। IGL ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज एक प्राइस ब्रेकआउट 470 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल से भी 12-15 रुपए का मूव आपको जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए IGL में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 469 का स्टॉप लॉस लगाइए और 485 के टारगेट सेट करिए, दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 475 वाला खरीद सकते हैं। 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 9 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 18 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, IGL और यहाँ पे 475 का कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है। 475 का प्रीमियम कितना है? करीब 12 रुपए 20 पैसे इस वक्त। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड लॉन्ग साइड पे रहेगा जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स ने आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाया है एंड मार्केट के कंसोलिडेशन का भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा है। इसके साथ में फेवरेबल रीजंस में फेस्टिव सीजन एंड क्रिकेट सीजन भी है और यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस भी काफी दूर है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के पूरे चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स के हिसाब से लॉन्ग करते हैं और 536 के आसपास एसएल लगाते हैं तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर हमें बहुत ही जल्दी 550 एंड 560 की तरफ जाता हुआ 2 to 3 डेज के अंदर दिखना चाहिए। ओके, आज शो में लेडी स्पेशल है एक्चुअली हर्षिता। 60% गेस्ट जो हैं वो हमारी आज लेडीज हैं। वही मैं देख रही थी। अब कविता जी और शिल्पा जी भी जुड़ गई हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मेरा अभी के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड रहेगा UBL में। यहाँ पे 1607 अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 1635 से 1640 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस आपको देखते हुए मिलेंगे। स्टॉप लॉस आप 1580 का ही लगाइए। आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 1600 का कॉल ऑप्शन एट द मनी जो 40 रुपए में ट्रेड कर, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 30 रुपए का रखिए और यहाँ पे भी टारगेट 60+ है। ओके, तो ये फिलहाल UBL पर तेजी की राय आती हुई 1600 का कॉल भी ले सकते हैं। बेसिकली खरीदारी ही करनी है। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो स्टॉक्स जो रडार पे थे वो अभी भी वीरेंद्र जी ने भी आपके साथ डिस्कस किए। दैट इज कोल इंडिया होगा इस समय का टॉप पिक। कोल इंडिया इज लाइक मिनरल्स, PSU, इन सबका माइनिंग्स एंड PSU इन सबका तड़का है काउंटर में और 6% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है इस काउंटर में। फ्लैट का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है यहाँ मूव्स एक्सटेंड होने चाहिए। 307 के लेवल्स पर है। 315-320 के प्राइस टारगेट के लिए कोल इंडिया पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 301 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। कोल इंडिया 6 पिक्स, 6 की 6 अलग अलग सेक्टर से, तो काफ़ी आज मार्केट में वर्सेटैलिटी है। हेमांग जानी को जोड़ लेते हैं अब शो में एक फंडामेंटल वॉइस के लिए। हेमांग गुड आफ्टरनून, आपकी स्टॉक पिक पर आए इससे पहले एक व्यू दीजिए आप। इस समय जो एक बड़ी रैली आज मेटल्स में आई, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या व्यू बनेगा और कोई मेटल स्टॉक जो आपको पसंद हो? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मेटल के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन हम देख रहे हैं और क्वार्टरली नंबर्स की भी अगर बात करें तो मेटल सेक्टर में लगभग 6% का अर्निंग ग्रोथ YOY बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा
जो रॉयल्टी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हुई है उसके कारण मॉइल, एनएमडीसी और उसके साथ जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसमें हम अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह की स्टेबिलिटी हम ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं, चाइना में भी एक ऐसा बन रहा है कि स्टिमुलस भी आएगा और थोड़ा सा इकोनॉमी वाइज भी टिक ही देखने को मिल रहा है। तो ये मेटल के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर माना जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहला जो प्रिफर्ड पिक है वो हिंदाल्को रहेगा। मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा 15-20% का अपसाइड का केस बना रहेगा। क्वार्टरली नंबर्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा नोवेलिस का पर्टिकुलरली, तो इसमें देखना चाहिए। और अगर छोटे स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि एनएमडीसी जो थोड़ा सा रन अप हो चुका है, और उसमें मुझे लगता है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स के चलते हुए और 15-20% की अपसाइड बन सकती है। इंटरेस्टिंग अपसाइड देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कल की जो बड़ी खबर थी उस पर लक्ष्मण को दोबारा जोड़ेंगे, क्योंकि जो फाइन प्रिंट निकल कर आ रहा है कैबिनेट के कल के फैसले का, उसमें उसके बाद हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड तेजी लार्जली कई माइनिंग कंपनियों के हाथ लगती हुई दिखाई दी है। लेकिन कुछ और ट्रेड्स जो दरअसल आज के दिन फोकस में है, जिनमें कुछ डिमांड क्लियरली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे हम अब नवरात्रों की तरफ बढ़ेंगे ओवर द वीकेंड, फिर से ये जो ऑटो कंपनियां हैं वो रेडार पर रहेंगी। परसों ही हम आपको बता रहे थे कि कैसे मारुति स्पेसिफिकली कुछ प्राइस कट्स अनाउंस कर रहा है। एक अच्छे सीजन की उम्मीद ज्यादातर कंपनियां कर रही हैं। तो मारुति आपके सामने 10,558 पर ट्रेड करता हुआ। आयशर मोटर्स में आपको याद होगा लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से धीरे धीरे करके पोजीशनिंग मजबूत हुई है। कल हीरो मोटोकॉर्प भागा था, तो आज बजाज ऑटो का दिन है। हेमांग, इन ऑटो कंपनियों पर आपकी क्या राय है? क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इस फेस्टिव सीजन में इन सब के लिए दरअसल अपने मार्केट शेयर में थोड़ी सी वृद्धि लाने के लिए, और आपका प्रिफर्ड ट्रेड क्या रहेगा? फेस्टिव सीजन में ओवरऑल आउटलुक जो बिक्री का है वो काफी अच्छा है। हालांकि नवरात्र की शुरुआत अभी होगी, बट जो गणेश फेस्टिवल में भी हमने देखा कि काफी अच्छा एक इनिशियल डेटा पॉइंट था। और डीलर से बात करते हैं, चैनल चेक्स भी करते हैं, तो ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि काफी अच्छी बिक्री होगी। तो विद इन ऑटो सेक्टर्स हमारा सबसे प्रिफर्ड पिक है वो मारुति है। और हमें लगता है कि करंट सिनारियो में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाइज, मार्जिन वाइज और ग्रोथ वाइज ये बेटर प्लेस्ड है। इसके अंदर मुझे लगता है कि लगभग 11,200 11,300 का एक मूव बन सकता है। और उसके अलावा जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है उसमें एक्साइड एक मुझे काफी प्रेफर्ड लग रहा है। उसमें लगता है कि जिसकी बैटरी के अराउंड, ईवी के अराउंड भी एक जो थीम बन रही है उसमें एक्साइड को एक बेनिफिट मिल सकता है। उसमें भी एक शॉर्ट में 9% की अपसाइड बन सकती है। ओके, तो आपका एक्साइड पे भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। कल भी हमने लक्ष्मण जी की खबर के बाद एक्साइड को पकड़ा था, बातचीत की थी। सुबह भी ये प्रकाश सर का ट्रेड था और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक्साइड एक स्ट्रॉन्ग मूव लेकर ट्रेड करता हुआ। इट्स नाउ 263.75। सुबह से तेजी थी यहाँ पे, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग खुला था। 3 दिन में इसमें करीब 9 अक्टूबर से लेकर अब तक 254 से लेकर करीब 269 तक का सुबह सुबह स्विंग लगा था। आज थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। 1-2 ट्रेड्स को और देख लेते हैं, फिर कुछ बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे जिनमें अच्छा मूव आ रहा है। मैंने जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था, डॉक्टर लाल पैथलैब में आज काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग है। ओआई एडिशंस काफी अच्छे खासे हैं। उसके बाद जरा आप एक बार लिखे आइए टीवीएस मोटर्स। मानस टीवीएस मोटर्स 2% अप 1589। परसों हमने इसको रिवर्सल के टाइम पकड़ा था और 1590 हो गया। अब आपका व्यू अब इस पर क्या है? अब क्योंकि इसने इस ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, इसने लगभग 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का सफर एक राइजिंग चैनल में तय किया। अभी व्यू क्या है, प्लस कोई ऑप्शन व्यू अगर आपका हो तो इसमें बताइएगा। तो देखिए, व्यू अभी बहुत पॉजिटिव है। हालांकि 10 बजे मैंने इसको रिकमेंड किया था, 1600 रुपए का टारगेट दिया था, 94 के आसपास के हाइज बने, बट पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है जो आने वाले करीब 3 से 4 दिनों के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वहां अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऑप्शन में ट्रेड करिए, 1600 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम टारगेट की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट 1625 से 1630 की रेंज में आता है टीवीएस मोटर्स का। तो 1600 वाला कॉल ऑप्शन जो 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और करीब 40 रुपए के टारगेट सेट करिए।
तो 1600 का कॉल यहाँ पर टीवीएस मोटर में भी लिया जा सकता है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली बनती हुई। और हम अब तक बात करते आए हैं कि हीरो ने कैसे टाई अप किया हार्ली के साथ, बजाज का ट्रायम्फ वाला टाई अप, अब टीवीएस मोटर का टाई अप पहले से बीएमडब्ल्यू के साथ है और वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी उतर आएंगे, तो उसका भी एक एक्शन पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट टीवीएस मोटर पर आई एम नॉट श्योर आपने वो डैम कैपिटल वाली रिपोर्ट पढ़ी या नहीं है मांग, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने दिया था। क्या वाकई में आपको लग रहा है एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिल रहा है टीवीएस मोटर में? टीवीएस मोटर रिलेटिव टू बजाज और हीरो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है पिछले 1 साल के अंदर। और पहले लोगों के मन में ये डर था कि ईवी की जो सबसे ज्यादा डिसरप्शन है वो टीवीएस को होगी, पर टीवीएस ने उसको बहुत ही स्मार्टली काउंटर किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन से थोड़ा कंफर्ट है। हालांकि टीवीएस के मार्जिन्स कंपेयर टू बजाज या हीरो से थोड़े से कम रहते हैं, पर जो ट्रैक्शन है ग्रोथ की और जिस तरह का ईवी का प्लान है, मुझे लगता है कि बेटर प्लेस्ड है। तो जरूर मैं टीवीएस के साथ जाना चाहूंगा विद इन 3 व्हीलर स्पेस। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा अपसाइड और री-रेटिंग का स्कोप बना रहेगा। एक क्लियरली अच्छा खासा तेजी का पोटेंशियल बनता हुआ, और कल ही इनफैक्ट वो रिपोर्ट का भी उल्लेख हम कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा टारगेट डैम कैपिटल की तरफ से आया था इस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर है। अच्छा, उससे पहले सॉरी हेमांग, हमने आपसे कई सारे सेक्टर्स की बात कर ली, आपने हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया, वो भी शेयर करें प्लीज। मैंने मिड कैप स्टॉक चुना है और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो कंपनी है लगभग 750 के आसपास कोट कर रही है। तो इसका एक तो एड्रेसेबल मार्केट सेगमेंट बड़ा है, मैनेजमेंट टीम और तीनों जो एस्पेक्ट्स है एनबीएफसीज के, कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी और एफिशिएंट फंड रेजिंग, तीनों में काफी अच्छा काम कर रही है कंपनी। तो हमें लगता है कि इसके अंदर निवेश करना चाहिए। इसमें लगभग 16 to 18% का अपसाइड हम लोग देख रहे हैं। यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, लक्ष्मण जी। फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 751 पे ट्रेड करता हुआ, ये है आज का प्रेफर्ड ट्रेड हिमांशी का। 1-2 ट्रेड्स को और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। देखिए अभी निफ्टी उस, और ये हम बात जब कर ही रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं टीवीएस मोटर्स पे, अभी मैंने भी छोड़ा, हर्षिता ने भी इस पर बातचीत की। टीवीएस मोटर्स की मैं आपको बताऊं कि टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए। 1600 की कॉल ऑप्शन में मेरे स्क्रीन में जो ऑप्शंस का बिल्डअप है, सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। यानी 1600 की स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में जो करीब 8 रुपए ऊपर है, यहाँ से सबसे ज्यादा बिल्डअप है। और इनफैक्ट इससे ऊपर की स्ट्राइक्स में भी काफी अच्छा खासा बिल्डअप नजर आ रहा है। प्रकाश सर ने सन टीवी का जिक्र किया था, एक बार टिक चार्ट लेके आइएगा। 640.50 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अनुज ने भी काफी टिप्पणी की है। अनुज, हमने सुबह पहला सौदा में इस स्टॉक पे कई बार बात की है। नाउ 640.50 मेरे ख्याल से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं 495.10 से। अब ये इस वक्त ऑलमोस्ट अपने 52 हफ्तों के और जून 2019 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में आ चुका। अनुज वीरू, बिल्कुल कुछ हो रहा है यहाँ पे मेरे ख्याल से, मतलब बिकॉज जिस तरीके से प्राइस मूव हुआ है ना 1 महीने में करीब 7%। देखिए एक बस जो परमानेंटली रहता है, क्योंकि सन टीवी के पास जो आईपीएल की टीम है, उसका ही मार्केट कैप, उसकी ही वैल्यू आज की डेट में सन टीवी के मार्केट कैप, जो करंट मार्केट कैप है उससे ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा टाइम तक रहने वाली नहीं है। लेकिन ये हमेशा खूब रही है कि डीमर्जर आएगा, लेकिन कुछ किया नहीं है मानस ने अब तक। एक और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि क्या कुछ डील आ सकती है आगे जाके, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है ये मामला यहाँ पर डाउन साउथ। तो ये भी एक मामला यहाँ पर उठ रहा है। लेकिन दोनों एक तरीके से बजी हैं, लेकिन प्राइस एक्शन तो कुछ कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ है। 3 महीने में देखिए 30% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है इसमें। और कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी ये स्टॉक को ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ये मेरे ख्याल से अपने पीक पे भी 600 से ज़्यादा ऊपर का ही होगा ये स्टॉक का। तो यहाँ पर कुछ प्राइस कुछ कह रहा है कि कुछ तो कहानी है यहाँ पर, लेकिन जब आ जाएगी तभी वो करेंगे। देखिए ये चार्ट देखिए इसका, आप 5 साल का चार्ट देखिए वीरू। 5 साल में स्टॉक कहीं नहीं गया, 2%, और 5 साल में अर्निंग्स कहाँ की कहाँ पहुँच गई होंगी। लेकिन ये स्टॉक इसी तरीके से चलता है। अभी लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी 5 साल का एक पैटर्न क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। 630 हमने उस दिन डिस्कस किया था कि 630 क्रॉस होगा तो बड़ा मूव आएगा, वो आ चुका है। लेकिन वेट कर लेते हैं। लेकिन प्राइस बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, प्राइस बहुत स्ट्रांग है आपकी स्क्रीन पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और देखिए
आज मैं देख रहा हूँ सुबह से मैंने नोट किए हैं जितने ट्रेड्स बहुत अच्छे रहे उसमें एक हो गया आपका जुबिलेंट फूड। सुबह हमने 437 पे पिक किया था, अब ये डे है 537 पे, माफ कीजिएगा, मानस के साथ 10 बजे के 10 के दमदार ट्रेड में। अब ये 546 हो गया, अभी रचना जी ने इसको मार्क भी किया है। और जुबिलेंट फूड हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गया, और साथ ही साथ पीवीआर आइनॉक्स। आज एक कॉल थी, सुबह डिस्कशन में अनुज ने मार्क किया था इसको, और उसके बाद सचिन जी ने पिक किया था, करीब 1772 का हाई लगा के आया। कुछ ट्रेड्स जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे गए हैं इस फ्लैट बाजार में। अच्छा, एक स्टॉक जिस पे हम कल चर्चा कर रहे थे, जरा उसको लेके आइए स्क्रीन पे, टाटा एलेक्सी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएगा 7369 पे, एक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। हल्का सा रचना जी आपका व्यू चाहूंगा इस स्टॉक पे। हम कल भी चंदन जी से बात कर रहे थे इस स्टॉक पे, कल या परसों में मेरे ख्याल से। उन्होंने एक्सपेक्टेशन जाहिर की थी कि ये शायद ये 7400 का जोन बाइसेक्ट करके अब इस दौर के हाईएस्ट जोन पे आए। ये एक डेरिवेटिव्स का पार्ट नहीं है, इसमें डिलीवरी पे काम होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है। आपका व्यू इस पे क्या है इस वक्त? जी, ये काउंटर जो है काफी कंसोलिडेशन करके और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे कि 200 पीरियड एवरेज वाला डेली चार्ट के वहां से एक मूवमेंट शुरू करने ही जा रहा है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, और ये काउंटर जब तक 7250 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी यहाँ पे सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहना चाहिए। और अपसाइड पे ये काउंटर काफी नियर फ्यूचर में विद इन अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स ये काउंटर 7480 एंड 7550 को क्रॉस करता हुआ अगर हमें दिखे तो दैट वोंट बी सरप्राइजिंग। ओके, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार जरा लुपिन लेकर आइए वापस। अब 1184 पर, डे हाई तो ऑलमोस्ट 1200 तक पहुंच गया था लुपिन, अब करीब करीब 1180 पर। और ये फ्रेश 52 वीक हाई स्टॉक का क्या शानदार ट्रेड रही है लुपिन भी। वैसे पिछले 4 महीने से हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं। 700 से मुंह पकड़ा था हमने और अब 1180। उसके अलावा और स्टॉक्स कहाँ पर मूव आ रहे हैं? टीवीएस मोटर में आज एक अच्छा मूव है, 1600 इस समय टीवीएस मोटर। शिल्पा जी, टीवीएस मोटर कोई ऑप्शन पकड़ा जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे आप बात भी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली ऑन टीवीएस मोटर में, उसी को ही देख रही थी। टीवीएस मोटर हमने प्रभुदास लीलाधर में भी इसी 1600 कॉल के लिए बहुत बार यहाँ पे रेकमेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ पे 1600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 26 रुपये अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 15 रुपये का रहेगा एंड टारगेट्स ऑफ 40 प्लस आपको आते हुए मिलेंगे। इसके ऊपर भी रहेंगे बिकॉज यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम भी स्ट्रांग है। तो टीवीएस मोटर के लिए 50-60 पॉइंट्स इमीडिएट अपसाइड कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रैली प्ले कीजिए, बट ऑप्शंस के थ्रू प्ले करेंगे, ऑलमोस्ट एट द मनी है तो ईजी रहेगा। 1600 की कॉल, और यही 1600 की कॉल मानस भी सुझा रहे हैं। टीवीएस एक टॉक्ड अबाउट स्टॉक है कल परसों से ही। अच्छा, चलिए एक दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एनएमडीसी जो कुछ देर पहले हेमांग मेंशन कर रहे थे, 6% के गेंस। नलको जैसे काउंटर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जीएमडीसी एक और स्टॉक जहां पर 68% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। दरअसल आज फिर ये माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनियों में एक्शन बनता दिखाई दिया है, और इसके साथ सीधे सीएनबीसी आवाज की कल एक्सक्लूसिव खबर जो फाइनली जिस पर कैबिनेट ने भी मोहर लगाई कि लिथियम नियोबियम पर रॉयल्टी के नए रेट का ऐलान किया गया है। दरअसल उसी फैसले के बाद इन माइनिंग कंपनियों में आज फिर आग लगी है। क्लियरली यहाँ पर जो रॉयल्टी है वो साइजेबली कम देनी पड़ेगी। अब क्यों ये चेंजेस आ रहे हैं, पूरी तस्वीर को फिर से समझते हैं लक्ष्मण रॉय, जिन्होंने दरअसल ये स्टोरी कल ही ब्रेक की थी। लक्ष्मण, आज इन स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली है। पहले तो अगर आप समझाएं कि किस तरह का इम्पैक्ट आएगा, अब तक कितनी रॉयल्टी दे रहे थे, और ये जो नई रेट है वो कितनी फायदेमंद है इन कंपनियों के लिए? देखिए, रॉयल्टी की ये जो दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद इस मायने में है कि अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो यहाँ पे रॉयल्टी रेट इतना रखना ज़रूरी था सरकार के लिए। दूसरा, सरकार चाहती है कि नए नए माइनर्स या फिर माइनिंग कंपनियाँ आ करके इन मिनरल्स की माइनिंग करें ताकि जल्दी से उत्पादन शुरू किया जा सके। तो माइनर्स की दिलचस्पी दिखाने के लिए ये रॉयल्टी रेट ज़रूरी था। अगर ये सरकार डिसीजन नहीं लेती तो समझिए कि इसका 4 गुना ज़्यादा रॉयल्टी देना पड़ता माइनिंग कंपनियों को। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल सरकार ने पहले क्या किया था कि
6 मिनरल्स को, जिसमें लिथियम, बायोमियम जैसे मिनरल्स थे, इन 6 मिनरल्स को सरकार ने एक एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट होती है, उस लिस्ट से बाहर कर दिया था और कहा था कि इनका हम कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन MMDR एक्ट में ही शेड्यूल 2 में 55 नंबर आइटम है, 55 नंबर आइटम, उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी मिनरल्स का कमर्शियल माइनिंग होता है, उसका सरकार कोई अलग से रॉयल्टी रेट तय नहीं करती है, तो उस पर 12% की रॉयल्टी लगेगी। यानी इन सारे मिनरल्स पर अगर सरकार रॉयल्टी रेट तय नहीं करती तो 12% रॉयल्टी देनी पड़ती, जो कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, और फिर माइनिंग कंपनियां इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसलिए कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब इन पर रॉयल्टी 3% से लेकर के 1% के बीच होगा। यही वजह है कि माइनिंग कंपनियों के लिए अब यह काफी ज्यादा आकर्षक होगा इन सारे मिनरल्स की माइनिंग कर पाना। तो लक्ष्मण जी, फिर अब इस फैसले के बाद रॉयल्टी का कैलकुलेशन होगा कैसे? देखिए, इसमें 2 आधार बनाया जा रहा है। एक आधार बनाया जा रहा है वो ये है कि जो लंदन के जो मेटल एक्सचेंज है वहां पे इस मिनरल्स की क्या रेट है वहां पे। जैसे इसका आधार बनाया गया है लिथियम को लेकर के, लिथियम में 3% की रॉयल्टी लगाई जाएगी। ये जो 3% की रॉयल्टी होगी वो LME पर जो लिथियम की कीमत होगी उसका 3% रॉयल्टी देना पड़ेगा माइनिंग कंपनियों को, जितना वो माइन करके निकालेंगे लिथियम। दूसरा जो मिनरल्स है वो है नियोबियम। नियोबियम जो है उस पर भी 3% का लगेगा, लेकिन उस पर LME के एक्सचेंज रेट को नहीं माना जाएगा, उस पर माना जाएगा खास तौर से एक औसत बिक्री दर जो है, एवरेज सेल प्राइस को माना जाएगा। एवरेज सेल प्राइस क्या होगा वो माइंस मिनिस्ट्री ये तय करेगी। और तीसरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये होते हैं जिसमें यूरेनियम, थोरियम नहीं होते हैं, उस पर 1% की रॉयल्टी लगेगी। यहां पर भी जो है सो एवरेज सेल प्राइस को आधार बनाया जाएगा, जो माइंस मिनिस्ट्री ये तय करेगी। और बता दूं कि माइंस मिनिस्ट्री इसका फॉर्मूला भी लगभग तैयार कर दिया। तो इस तरह से पूरे माइनिंग पर रॉयल्टी की कीमत तय की जाएगी। अब से ये नीलामी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी लक्ष्मण? देखिए, मुझे लगता है कि नीलामी की शुरुआत सरकार इस रॉयल्टी रेट तय करने से पहले प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, और जो होमवर्क था वो लगभग अंतिम चरण में है। और इसके तहत जो है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द सरकार माइनिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए सबसे जरूरी होता है वो होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI की तरफ से एक रिपोर्ट का आना। तो GSI ने अपना जो रिपोर्ट जो है, एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा माइंस मिनिस्ट्री ने एवरेज सेल प्राइस का फॉर्मूला भी तय कर दिया है, जिसके आधार पर बिडिंग की शर्तें, बिडिंग की प्राइस तय की जाएंगी। तो अब सिर्फ यह है कि जैसे ये माइनिंग के रेट नोटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद मुझे लगता है नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और नीलामी के बाद औसतन जो दुनिया के बाकी देशों में देखा गया है, वो कम से कम 6 से 7 साल लगता है पूरी क्षमता के हिसाब से उत्पादन शुरू करने में। तो ये वक्त यहां पर लगेगा। ओके, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम आते हैं एक और बड़े इवेंट पर जो आज आना है। और हर्षदा, मेरे ख्याल से ये अब एक ऐसा इवेंट है जो अब डिसाइड करेगा कि कल हम 20,000 हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज शाम को आने हैं US के इन्फ्लेशन डेटा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि US के इन्फ्लेशन डेटा का हमसे क्या लेना देना। US का इन्फ्लेशन डेटा आज की डेट में डेटा के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। आज शाम को 6 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे वो डेटा पॉइंट आएगा। उसके बाद US मार्केट ऑब्वियसली उस पर रिएक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि CPI जो है वो 0.4% तक बढ़ने की एक एक्सपेक्टेशन है। अगर अब ये नंबर 0.4% का 0.3% आ गया तो मुझे लग रहा है आज US में बड़ी रैली होगी। प्लस जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स मूव कर रही हैं, अगर ये 0.4 के ऊपर नहीं आया और उससे नीचे रह गया तो मार्केट फिर एक एक्सपेक्टेशन रखेगा कि एक बड़ी रैली बन सकती है। और इन दैट केस आप वो कल 20,000 का मामला हिट कर सकते हैं, वो एक्सपायरी भी आउट द वे होगी। तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। अगर इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया तो बड़ा तो है ये, लेकिन बड़ा अगर है ये, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 3-4 दिन में बिहेव किया है, मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद ही मान के चल रहा है कि इन्फ्लेशन में थोड़ा कूल ऑफ आएगा US में। और वही बॉन्ड यील्ड भी इंडिकेट कर रही है। वजह US की बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ टाइम पहले ये ऑलमोस्ट 4.88 तक पहुँच गई थी, जो US की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। और अब देखते हैं US की 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.56 पर आ गई है। तो काफ़ी कूल ऑफ है और अभी भी कूल ऑफ है इसमें यहाँ पर। तो ये एक डेटा पॉइंट है जिस पर हमारी नज़र रहेगी। और क्यों मुझे लग रहा है ये, क्योंकि मैं जिस तरीके से मार्केट पढ़ता हूँ ना, एक और रीज़न, सारी मार्केट्स कनेक्टेड होती हैं तो सब मार्केट्स को पता होता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। अगले हफ्ते की मैं ऑप्शंस एक्टिविटी देख रहा था निफ्टी की,
उसमें कॉल्स के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू पुट्स। तो मतलब मार्केट एक तरीके से अंदाज़ा मान के लगा के चल रहा है कि अगले हफ्ते मार्केट में एक बड़ी रैली होगी। और आज एक मार्केट ने आपको कंसोलिडेशन दे दिया 2 दिन की रैली के बाद। तीसरा दिन नॉर्मली वैसे ही थोड़ा कंसोलिडेशन का होता है, वो हो गया आज। मुझे लग रहा है ये रैली कल से रिज्यूम होगी और कल सुबह सुबह हम यही पढ़ रहे होंगे कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा बहुत अच्छा आया, उसकी वजह से यूएस में रैली हुई और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है, हम थोड़ा सा इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी फिर आपको मार्केट दे रहा है इन लेवल्स पर एक पोजीशन खड़ी करने के लिए। अब ये डेटा पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि क्लियरली इससे संकेत मिलेगा कि फेडरल रिजर्व का अगला स्टांस क्या रहेगा और उसी का दरअसल डर और खतरा बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स के परसेप्शन पर और उस ट्रेड पर। हेमांग, आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? लार्जली आप इन डेटा पॉइंट्स पर इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में कितनी अग्रेसिवली अब तेजी करना चाहेंगे? अगर आप देखें तो यूएस के अंदर पिछले हफ्ते जो जॉब के डेटा आए थे वो इतने फेवरेबल नहीं थे। इनफैक्ट जॉब का डेटा बहुत ही स्ट्रांग था, तो लोगों को ये डर था कि शायद और एक रेट हाइक होगा। बट उसके बाद जो फेड की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया। तो जब इनिशियल जो डेटा आता है वो अगर थोड़ा फेवरेबल भी होता है, तो जो मार्केट की रेजिलियंस है यूएस की भी और इंडिया की वो काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन होनी नहीं चाहिए और अगर थोड़ा इन लाइन या स्लाइटली नीचे आया तो डेफिनेटली एक अच्छा फेयरअप होगा। ये जरूर है कि एक कंसोलिडेशन की आवश्यकता है मार्केट में, बिकॉज रनअप काफी हो चुका है। तो खाली यूएस के सीपीआई डेटा से बड़ा काम नहीं होगा। यहाँ पे जो अर्निंग्स आ रही है, अर्निंग्स में भी हमें पॉजिटिव सरप्राइज चाहिए। तो चाहे वो आईटी कंपनी हो या चाहे बड़े बैंक्स हो या बाकी के जो लार्ज कैप कंपनीज है के नतीजे हैं, उसमें कितना सरप्राइज आता है, पॉजिटिव सरप्राइज, उस पर निर्भर करेगा बड़ा रैली कितना होता है। चलिए, तो ये इनफैक्ट एक पर्सपेक्टिव आपके सामने हमने पेश किया है कि यूएस के महंगाई के आंकड़े जो आज शाम को आएंगे वो यहाँ से आगे किस तरह का रुझान लेकर आ सकते हैं पोजीशनिंग के लिए। इस बीच आपके लिए मैं बता दूं कि अमेरिकी मार्केट्स अपने आप को कैसे प्री पोजीशन कर रहे हैं इस बड़े डेटा पॉइंट से पहले। अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिल रही है। ध्यान रहे, चाहे वो डाउ फ्यूचर्स हो, नैस्डैक फ्यूचर्स हो या फिर आपका S&P बढ़त की तरफ ही इशारा कर रहा है। लास्ट जब मैंने चेक किया था नैस्डैक में करीब 40 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही थी। वो डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो एक पॉजिटिव रुझान वहां पर प्री मार्केट में भी बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स तो करीब 80 पॉइंट ऊपर आ गए हैं और नैस्डैक में 40 अंकों तक का इजाफा। इस बीच प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका ट्रेड लेते हैं और फिर कुछ और चीजें स्पेशली आईटी स्टॉक्स की बात करेंगे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है आपका ट्रेड? वर्षा जी गुड आफ्टरनून। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा लग रहा है। कल एक काइंड ऑफ पैनिक लो बना हुआ है और वहां पे 205 एक जो गैप सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 204 स्पॉट्स में और जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो 215 215 तक का दिख रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय टारगेट आपके लिए 215 का ये प्रशांत जी की तरफ से। कल भी ज़्यादा गिरा नहीं, खराब न्यूज़ पे ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा। और आज तो खैर इसमें रिकवरी आ गई। एक बार डेल्टा कॉप लेकर आइए वापस। और आज सुबह एक डिस्कशन हो रही थी जब डेल्टा कॉप टॉप गेनर था कि ये शायद चलेगी नहीं रैली, और देखिए अब इस समय डे लो पर आ गया ये स्टॉक स्लाइड करके। तो डेल्टा कॉप इस समय नीचे। चलिए एक काम करते हैं, बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। TCS के बाद अब बाजार की नज़र होगी इन्फोसिस के आने वाले नंबर्स पर। आशीष जुड़ रहे हैं एक बार, तो पहले आशीष इन्फोसिस की बात करते हैं, फिर TCS के बायबैक की बात करेंगे। लेकिन इन्फोसिस से क्या एक्सपेक्ट करें? इंपॉर्टेंट हो गए नंबर्स क्योंकि TCS ने थोड़ा सा मिला जुला रुझान रखा है, तो थोड़ी क्लैरिटी के लिए स्ट्रीट अवेट करेगी इन्फी के नंबर्स। शायद 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बाजार बंद होने के बाद 4 सवा 4 के पास ये नंबर्स आएंगे और नंबर्स ठंडे रहने वाले हैं। कांस्टेंट करेंसी में 1% की ग्रोथ, तो पिछले क्वार्टर में भी कांस्टेंट करेंसी 1% की ग्रोथ थी, इस बार भी तिमाही दर तिमाही वैसे ही देखने को मिलेगा। मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होंगे, कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं 10-20 बेसिस पॉइंट के आसपास का शायद मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। जहां तक गाइडेंस की बात है, आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे इन्फी बहुत पिटा था। क्यों पिटा था? तब गाइडेंस में एक शार्प कट था। गाइडेंस दी थी पहले 4 से 7% की, जिसे घटा दिया गया था 1 से 3.5%। लार्जली स्ट्रीट मान रहा है इस बार गाइडेंस में छेड़छाड़ नहीं होगी।
हाँ, कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि अब जैसे से आगे साल बढ़ रहा है, क्लैरिटी आएगी, ये बैंड को और नैरो डाउन कर सकते हैं। हो सकता है 2 से 3.5% की बात ये करें। अब वो ठीक है, लार्ज डील ट्रैक्शन हमने टीसीएस के केस में देख लिया किस तरह का, इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी डील्स अनाउंस कर रखी है। तो इनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टीसीवी नई डील्स का जो होगा एक्सपेक्टेड है कि $5.5-6 बिलियन के आसपास होगा। पर्सपेक्टिव में रख देता हूं, पिछले 4 तिमाहियों में औसतन टीसीवी जो आया है वो $2.6 बिलियन का है। तो 2.6 के सामने $5-6 बिलियन का टीसीवी, नजर कहां रहेगी? डिमांड एनवायरमेंट वो सब जेनरिक। ये जो लार्ज डील विंस हो रही है, इस पे कुछ ब्रोकरेजेस ने आपको याद होगा क्वेश्चन मार्क उठाया था कि हाईली कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में है, तो क्या सिर्फ मार्जिन्स गवा कर ग्रोथ हासिल करने की कोशिश है, वो ट्रेड ऑफ हो रहा है, या वाकई इनमें अच्छी मार्जिन्स भी कमा पाएंगी ये कंपनीज? और ये लार्ज डील्स को लेकर होप्स जागे हुए हैं FY25 की रिकवरी को लेकर। तो दरअसल लार्ज डील्स के रैंप अप वगैरह को लेकर अपडेट है क्या? ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब इन्फी का मैनेजमेंट बातचीत करेगा। आज शाम मार्केट बंद होने के ठीक बाद वो नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इस पिछले एक क्वार्टर में स्टॉक वैसे चल चुका है लगभग 10-10.5%। अब पोजीशनिंग तो तेजी की रही है। मानस, आप अब कैसे ट्रेड करना चाहेंगे इन्फोसिस को? देखिए, ये जरूर है कि पिछले 2 दिनों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है एनपी पे हाई लेवल पे। जो एक 1520 का हार्डल था, पहले भी उस वहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर हम मंथली या वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर वीकनेस नहीं दिखती है। मेरे हिसाब से जो गिरावट हमें आज और कल देखने को मिली है, वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक ट्रेड लेना चाहिए। ऑप्शन के थ्रू आप ट्रेड ले तो बेहतर है कि एक स्प्रेड बनाया जा सकता है, जिसमें आपको 1480 का कॉल ऑप्शन लेना है और वहां आप खरीदारी करिए, और ऊपर की तरफ 1520, क्योंकि वहीं पर हर्डल है, वहीं पर रेजिस्टेंस है, तो 1520 का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। तो इस केस में आई थिंक आपको करीब 15 रुपए के आसपास का रिस्क होगा और 25 रुपए के आसपास का रिवॉर्ड होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी प्ले किया सकती है अगर हम केवल रिजल्ट के बेसिस पे देखें तो ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली वो स्ट्रैटेजी मानस ने तैयार की है। नंबर से ठीक पहले आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेने की। अच्छा, दूसरी तरफ आज हम टीसीएस के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट में कोई बदलाव नहीं है, जैसी सिचुएशन Q1 में थी वैसी की वैसी सिचुएशन Q2 में भी देखने को मिली है। एक चीज जिसको लेकर बाजार में काफी ज्यादा उत्साह था वो था बायबैक, और बायबैक आया है 17,000 करोड़ का। लेकिन इसमें रिटेल के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो क्या उभर कर आएगी, ये भी समझना जरूरी है। 4,150 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी जो बायबैक कर रही है। गणित क्या कहता है आशीष? सिर्फ गणित है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना होता नहीं है। वो समझा दूंगा क्यों। पहले बायबैक के कॉन्टोर्स दिखाता हूं। टेंडर रूट के जरिए 17,000 करोड़ रुपए का बायबैक, 4 करोड़ 9 लाख शेयर्स कुल मिलाकर ये कंपनी बायबैक करना चाहती है 4,150 रुपए के भाव पे। इस समय टीसीएस थोड़ा सा पिटपिटा के 35-50 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 17% का बढ़िया प्रीमियम है अगर बायबैक पे आज के दिन टेंडर हो जाते शेयर्स। खैर, बायबैक की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स अभी नहीं आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा। एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब जो मैंने शेयर्स टेंडर करे, टीसीएस ने उनमें से कितने रीपरचेज मुझसे कर लिए। सेबी का रूल कहता है, पहले तो समझिए, जो कुल बायबैक होता है उसमें 15% रिजर्व होता है छोटे शेयर होल्डर्स के लिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। अब स्मॉल मतलब रिकॉर्ड डेट के दिन जिन जिन के पास 2 लाख से कम का माल हो, 2 लाख रुपए से कम का माल हो, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं। तो भाई 4 करोड़ 9 लाख शेयर्स कुल मिलाकर बायबैक होने, 15% छोटे शेयरधारकों के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि कुल मिलाकर 61,35,000 शेयर्स छोटे शेयरधारकों के रीपरचेज करेगी टीसीएस। लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी कि जून तिमाही का, लकीली ऐसे कई कंपनियां नहीं देती हैं, टीसीएस देता है। टीसीएस के जून तिमाही के जो अपडेट्स हैं उसमें रेजिडेंट होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख अलग से दे रखा है। 4.49% स्टेक या 16.44 करोड़ शेयर्स ऐसे हैं जो 2 लाख से कम वाले शेयरधारकों के पास है। तो ये सब अगर मान लीजिए आज की डेट, एक्सेप्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, जो एलिजिबल है, एलिजिबल कौन है, 16.44 करोड़ शेयर, एक्सेप्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम 61 लाख के आसपास का। तो एक्सेप्टेंस रेशियो प्लेट फ्लिप करिए,
एक्सेप्टेंस रेशियो उस बेसिस से कैलकुलेट होता है और तब वो निकल कर आएगा 3.73% रिटेल के लिए। हर 100 शेयर्स पे 3.73 शेयर्स एक्सेप्ट होंगे, रीपरचेज किए जाएंगे। इसलिए मैंने कहा सिर्फ ये गणित है। पहले समझिए हमें एक्चुअली डेट का पता नहीं, उस डेट से पता चलेगा दरअसल कितना प्रीमियम है, कितना डिस्काउंट है, क्या चल रहा है उस समय स्थिति। तीसरा, मुझे अभी ये नहीं पता सितंबर की भी नहीं चाहिए होती एक्चुअली, बिल्कुल ताजी रिकॉर्ड डेट की शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर डिसाइड होता है, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती, इसलिए मैंने जून की ले ली है। और कितने लोग टेंडर करेंगे, हम एज्यूम करते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो में कि सब के सब देने आ जाएंगे, तब क्या होगा। वैसे आजकल आने लगे लोग, अवेयरनेस फैल गई है, काफी लोग, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ये अजम्पशन है कि सब के सब टेंडर करेंगे तो आपका ये रेशियो आएगा। आई एम एज्यूमिंग शायद इससे कुछ बेहतर ही रेशियो निकल कर आए। ओके, तो ये वो गणित टीसीएस का और ऑफ कोर्स इन्फोसिस के एक्सपेक्टेशंस पर भी हमने बात की। हिमांग, पहले तो टीसीएस के नंबर्स पर आपकी क्या टिप्पणी है? कंसिडरिंग कमेंट्री में कोई खास बदलाव नहीं है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर। हाँ, मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, हाँ बेहतर डील विंस साइन हुई हैं, और वो डील विंस इन्फोसिस और एचसीएल टेक के केस में भी साइन हुई हैं। लेकिन अब आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी स्पेशली टीसीएस के लिए? नतीजों में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था, एक्सेप्ट मे बी मार्जिन्स और डील विंस। और अगर आप देखें तो यूएस के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी स्पेस है वहां पे काफी अच्छा एक स्ट्रेंथ और ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर में जो हायरिंग है वो वापस शुरू हो जाएगी, तो टेक स्पेंड भी जो है वो बढ़ने लगेगा। तो टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद जब टीसीएस ने पिछले 3 तिमाही में फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया था, उसके बाद हमें लगता है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। मार्जिन में तो डेफिनेटली पॉजिटिव सरप्राइज ही है। तो मुझे लगता है कि बायबैक वगैरह का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा, बिकॉज साइज वाइज बड़ा लगता है, पर एक्चुअली इम्पैक्ट वाइज इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट होगा। बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ ग्रोथ रिवाइवल पर्सपेक्टिव, मुझे टेक्नोलॉजी एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और उसमें टीसीएस और एचसीएल टेक ये 2 स्टॉक्स हमारे प्रेफर्ड पिक्स। तो टीसीएस पर बात हो गई। अच्छा, इन्फोसिस पर वो जो मानस ने स्ट्रैटेजी ली थी, एक बार उसको रिविजिट कर देते हैं, क्योंकि शायद ज़्यादा लोग उस समय उस ट्रेड को पढ़ नहीं पाए होंगे। हालांकि अभी ये स्टॉक टेल ऊपर आ रहा है, लेकिन काफ़ी क्लोज है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के। तो वो ग्राफिक्स प्ले करते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये है वो ट्रेड, और 1480 की कॉल खरीदनी है आपको 3410 पे, और 1520 की कॉल बेचनी है आपको 16 रुपये पे। तो ये बेसिकली एक स्प्रेड है, और इसमें जो स्प्रेड है आपका वो खर्चा है करीब 6420 का, जिसमें जो आपका मैक्सिमम लॉस है। अब इन्फोसिस अगर यहाँ पे कितना भी नीचे जाए उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपको। मैक्सिमम प्रॉफिट भी कहाँ पर होगा, अगर इन्फोसिस 1520 के ऊपर चलने लगेगा तो भी नहीं होगा आपको प्रॉफिट। तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहनी चाहिए कि इन्फोसिस करीब 1520 के आसपास रहे। इन दैट केस आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 9580 का होगा, मैक्सिमम लॉस आपका 6420 का होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक 3:2 का ऑफर बन रहा है आपका, अगर आप इस ट्रेड को लेना चाहें तो ये मानस की ट्रेड इस समय आपके लिए। और ध्यान रखिए, बुल कॉल स्प्रेड है, तो इसमें आप अगर जो सामने बाय कॉल ले रहे हैं उसके बाद सामने सेल कॉल कर रहे हैं, तो सेल कॉल में उतना मार्जिन नहीं लगेगा जितना आपको नेकेड सेल कॉल में मार्जिन लगता है, उतना मार्जिन नहीं लगता है। ये भी एक रूल है अब, तो इस चीज़ का भी वो ध्यान रखिएगा। कई लोग बोले कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत लगता है। अगर आपने ऑलरेडी एक कॉल खरीद रखी है, उसके बाद आप सामने कॉल बेच रहे हैं, तो एकदम नेकेड कॉल सेलिंग वाला मार्जिन नहीं लगता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गई इस समय की एक जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए आपकी ट्रेड। मेरा सस्ता ऑप्शन अभी रहेगा बैंक्स में। यहाँ पे बंधन बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 251 फ्यूचर्स में है, मुझे लगता है यहाँ पे 260 265 के लेवल्स अभी आने वाले दिनों में आपको देखते हुए मिलेंगे 1-2 दिन में। तो यहाँ पे 260 का जो कॉल ऑप्शन है, 4 रुपये 4.5 के बीच में जो ट्रेड करा, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 2.5 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है यहाँ पे 6:30 से 9 के आपके टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो बहुत ही लिक्रेटिव ट्रेड है, एंड आस्किंग प्राइस इज ऑल्सो क्वाइट ओके, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बनता है। ओके, पार्टिसिपेट कीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 260 का कॉल बंधन बैंक वाला आप लेकर चले, जो 3 रुपये 80 पैसे पर इस समय ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे 6:30 से 9, तो लगभग डबल प्लस होने के चांसेस हैं इस पर्टिकुलर सौदे के। स्टॉप लॉस 2 रुपये 50 पैसे पर। एफएनओ सुपरस्टार प्रशांत।
जी हर्षा जी, मुझे ग्रैन्यूल्स काफी अच्छा लग रहा है। सेक्टोरल टेलविंड्स ऑलरेडी है और मेरे हिसाब से 245 का स्टॉप लॉस रख के 275 275 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 245। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव और एक अच्छी डिप आई है। दूसरी बात, इस लेवल पे काफी प्राइस एक्सेप्टेंस, क्योंकि काफी दिनों से प्राइस यहाँ ट्रेड कर रही है, मुझे लग रहा है अभी ये नेक्स्ट अपमूव के लिए तैयार हो चुकी है। ओके, ग्रैन्यूल्स आज भी याद रखिएगा 356 पे प्राइस ऊपर और ओआई नीचे, शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में विजिबल है। रचना जी से पकड़ते हैं अब अगला ट्रेड, 4 के चमत्कार। रचना जी क्या पिक करेंगे आप? जी मेरी तरफ से जो ट्रेड है शॉर्ट साइड पे है टाटा कम्युनिकेशंस के फ्यूचर्स में, और यहाँ पे वीकनेस काफी बनी हुई है और डाउन साइड पे फर्दर गिरावट के चांसेस नजर आ रहे हैं चार्ट पे। और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस ऑफ 1832, तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होना चाहिए 1805। ओके, टाटा कम्युनिकेशन में शॉर्ट, ये इंटरेस्टिंग इस समय की ट्रेड। हेमांग के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। हेमांग, आपका मिड कैप फंडा? मेरा जो मिड कैप स्टॉक रहेगा वो है एनबीसीसी। करंट प्राइस लगभग 64 चल रहा है। तो ये एक पीएसयू कंपनी है और पीएसयू कंपनी में हम देख रहे हैं कि अक्रॉस मेटल्स हो या अदर देन मेटल्स ऑल्सो काफी अच्छा ट्रैक्शन है। और ये कंपनी पीएमसी में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है और जिस तरह के ऑर्डर बुक और जिस तरह के ऑर्डर फ्लोज हम देख रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी बना रहेगा। तो ये कंपनी में मिड कैप के अंदर निवेश करना चाहिए और यहाँ से हम लगभग 20-22% का अपसाइड देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 22% की अपसाइड की गुंजाइश एनबीसीसी वो पिक। अनुज, आपने नोटिस किया कि पिछले 3 दिनों से हर रोज जो मिड कैप फंडा है वो एक इंफ्रा कंपनी के तौर पर आ रही है, चाहे वो केएनआर कंस्ट्रक्शन हो, पीएनसी इंफ्राटेक की बात की थी आई थिंक, और अब एनबीसीसी। बिल्कुल। मैं जब रियल एस्टेट अवार्ड्स के लिए गया था ना हर्षदा, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं एक अपनी जर्नी में शेयर कर रहा था एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट के साथ, मार्केट रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ। उन्होंने मुझे कहा था कि वो जो समृद्धि मार्ग है जो मुंबई नागपुर वाला है, जी हाँ, उन्होंने कहा कि उसको ट्रैवल करके उनको ये लग रहा है कि इंडिया के जो ये अब नेशनल हाईवेज हैं ये अमेरिका से भी बेटर हो गए हैं। और इसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अब आज की डेट में इंडिया में अगर आपको असली पैसा बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जम के पैसा लगाइए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पैसा लगाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पैसा कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं जहाँ पर आपका पैसा अटके ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग टाइप की कंपनियां होती हैं। जैसे कुछ कंपनियां क्रेन बनाती हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें ज़्यादा लिस्टेड नहीं है, लेकिन एक ही लिस्टेड है, वो भी कभी चली कभी नहीं चली। इसमें जो प्योर रोड बनाने वाली कंपनियां होती है उसमें इन चीज़ का ध्यान रखें कि गवर्नमेंट से टाइम पे टाइम पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें। फिर सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड अगर किसी का रहा है तो वो लार्सन एंड टुब्रो का रहा है फॉर एग्जांपल। और इसके लिए मैं तो खैर हमेशा मानता हूँ कि एक ऑल सीजन स्टॉक फिर भी लार्सन एंड टुब्रो ही रहने वाला है। लेकिन बिल्कुल ये सही कहा आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई थिंक, और अगर आपको इंडिया पे बुलिश होना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुलिश होना ही पड़ेगा। कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास, होना ही पड़ेगा आपको इंफ्रा पे बुलिश। और ऑफ कोर्स वो सीजनैलिटी फैक्टर भी होती है कि इलेक्शंस अब आगे आ रहे हैं तो कुछ मूव्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्लियरली बड़ा काम हो रहा है, बड़े ऑर्डर विन्स आप सभी की ऑर्डर बुक्स उठाकर देखेंगे या फिर हर दूसरे दिन स्टॉक्स एंड न्यूज में कोई ना कोई इंफ्रा कंपनी के हाथ बड़े ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई बड़ा ऑर्डर इन्होंने डिलीवर कर दिया है, उसका अपडेट आता है। चलिए मैं फटाफट से रैप कर देती हूँ जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने चार का चौकों में आइडेंटिफाई किए थे। टीवीएस मोटर के साथ नहीं, बंधन बैंक के साथ हमने शुरुआत की, जो शिल्पा ने दी करीब 260 का कॉल लेने की सलाह, 3 रुपए 80 पैसे पर सजेस्ट किया था, 4.10 हो गया, 6.50 और 9 रुपए आपका टारगेट है। फिर अगला ट्रेड जो आया वो आया ग्रैन्यूल्स पर, जो प्रशांत को पसंद है, 375 का टारगेट, 345 स्टॉप लॉस के तौर पर देखेंगे। एक शॉर्ट साइड का ट्रेड रचना ने पिक किया है, टाटा कम्युनिकेशंस में मंदी का सौदा इन्होंने दिया है, 1805 तक ये फिसल सकता है, 1832 पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं इस ट्रेड में। और एनबीसीसी जो इंफ्रा की हम बात कर रहे हैं, ये है पिक हेमांग जानी का, जहां पर भी एक अच्छे खासे ट्रेड का मौका साफ देखने को मिल रहा है। अच्छा, इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, धीरे धीरे करके ये 19800 के नीचे खिसका और अब 18 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है, तो 19792 के आसपास इस समय ट्रेड आपको दिखाई देगा।
जो ज्यादा दूर नहीं है वैसे आज के डे लो से, तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना है। निफ्टी बैंक हाउएवर अब 100 पॉइंट ऊपर और मिड कैप्स में भी 100 पॉइंट तक की तेजी बनती दिखाई दी है। 772 था डे लो, लेकिन 757 तक दिक्कत नहीं है। जो कल का लो था। जो कल का लो है। अभी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम यहाँ भी बंद हो गए तो क्लोज ठीक ठाक है, क्योंकि इन दैट केस हमने एक हायर लो बनाया होगा और हायर हाई बनाया होगा कल के मुकाबले। लेकिन फिर भी देख लेते हैं लास्ट के जो 40 मिनट्स बचे हैं। हर्षिता, एक तरीका हो सकता है अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हैं कि अगर आपने अब तक लॉन्ग नहीं लिया और अगर आप फ्रेश लॉन्ग ट्राई करना चाहते हैं तो एक आप ओवरनाइट में एक लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक थोड़ा पुट ले लें जस्ट वो जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है उसके लिए। क्योंकि कल सुबह अगर फिर जिस हिसाब से मार्केट खुलेगा उस पुट को आप सुबह सुबह एक बार निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आपने पिछली रैली मिस की थी, मेरे ख्याल से आज का कंसोलिडेशन और मैक्सिमम आपको कल और परसों का शायद अगर कुछ और कंसोलिडेशन मिल जाए उसके बाद अगले हफ्ते मुझे लगता है ये मार्केट रुकने वाला है। जिस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं मुझे लग रहा है अगले हफ्ते ये 20,100 20,200 तक अगले हफ्ते या उसके एक्सपायरी वाले वीक में उसकी तैयारी करेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है अगर आप ओवरनाइट रिस्क नहीं कैरी करना चाहते हैं मार्केट में। चलो, तो थोड़ा सा ये फिलहाल आपके लिए रणनीति। अच्छा, जो इंडेक्स पर दबाव आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से ही आ रहा है। इन्फोसिस, उस पर एक ट्रेड आपको मानस ने दिया है, लेकिन आप फटाफट से देखिए टेक महिंद्रा का क्या हाल है। टेक महिंद्रा पिछले 10 मिनटों में 1% और गवा चुका है, 3% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। LTI माइंडट्री में भी हमने देखा अब 1.5% तक की गिरावट है और इन्फोसिस वैसे भी 1.5% से ज्यादा कमजोर। एक बार निफ्टी आईटी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या रुझान दरअसल उभर कर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी आईटी दरअसल आज का थोड़ा सा वीकर विकेट है, आप कह सकते हैं। वो कमजोर खिलाड़ी है आज, जहां पर हमने देखा 31,945 डे लो था और इस समय 31,998 के आसपास ट्रेड बनता हुआ। तो ये इनफैक्ट आज की कमजोर कड़ी दिख रही है। चलिए, मेरे ख्याल में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे मार्केट बिग वॉइस। तो बने रहिए CNBC आवाज पर। और ऑफ कोर्स HDFC लाइफ के नंबर से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस पर बातचीत होगी। डीलिंग रूम में कितना एक्शन है उस पर भी आगे बातचीत होगी, लेकिन पहले बात करेंगे मार्केट बिग वॉइस से ब्रेक के ठीक बाद। वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर पवन पारेख। पवन, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट पर, क्योंकि एक हमने वन वे रैली देखी थी और उसके बाद अब थोड़ा कंसोलिडेशन आया, थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन अभी भी हम ऑल टाइम हाई के काफी करीब। हाय अनुज, देखिए एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, इंडियन इकोनॉमी ठीक कर रही है। थोड़े बहुत इश्यूज हैं बट आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव थिंग्स आर फाइन। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म आउटलुक तो पॉजिटिव है, बट इन द शॉर्ट टर्म आई कैन टेल यू कि बहुत सारे सिलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर पे थोड़ा बबल जैसा दिख रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाइज पर है, वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो आज से लास्ट 5-10 साल पहले उन लोग उन बिजनेसेस को हाथ नहीं लाना चाहते थे, उन प्रमोटर्स को हाथ नहीं लाना चाहते थे, पर आज वो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर है। तो मार्केट में इस बार अभी जो है थोड़ा सिलेक्टिवली कॉशियस रहने की जरूरत है हमारे हिसाब से। आप कह रहे हैं सिलेक्टिवली कॉशियस, लेकिन कौन से वो पॉकेट्स है जहां पर आपको थोड़ा सा संकोच है पैसा कमिट करने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबसे पहले वहीं से पैसा निकालेंगे? पवन, देखिए, आई थिंक इट इज नॉट अबाउट सेक्टर, इट इज नॉट अबाउट सेक्टर्स, इट इज अबाउट कंपनी मैनेजमेंट एंड बिजनेस क्वालिटी। सो आई थिंक एज फार एज सेक्टर्स आर कंसर्न्ड, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के अंडर डिफेंस हो, रेलवेज हो, मेक इन इंडिया हो, PLI स्कीम हो, एंड रिलेटेड टू दो सेक्टर्स जैसे बैंकिंग हो, आई थिंक ये सारे सेक्टर्स कर ठीक रहे। पर इन सारे सेक्टर्स के अंदर लो क्वालिटी कंपनीज है, लो क्वालिटी बैलेंस शीट्स है, आई थिंक वहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है। पवन जी, अब एक ऐसे स्पेस की बात करते हैं जिसमें अब थोड़ा सा डिमांड स्ट्रांग रहेगी पोस्ट मॉनसून। मैं सीमेंट की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार के बीते एक साल में कैपेसिटी एडिशंस हुए हैं और जिस प्रकार की प्राइसिंग है, आपका सीमेंट पे आउटलुक क्या है इस वक्त, और यहाँ से अगले 6 महीने के लिए आप इस पे क्या व्यू लेके चल रहे हैं? देखिए, सीमेंट पे यहाँ से अगर आप लगभग 6 महीने से 12 महीने का व्यू ले तो व्यू आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव लगता है। काफी रिसेंटली इंडस्ट्री ने प्राइस हाइक लिया है, एज ऑन डेट ऐसा लगता है कि ये प्राइस हाइक सस्टेन करेगी। अब जैसे ही मानसून खत्म हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सीजन चालू होगा, एंड माइंड यू अभी अगले 6 से 9 महीने में इलेक्शंस ड्यू है, तो इलेक्शंस के पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी जनरली अच्छी रहती है।
तो आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो 3-4 क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ आप ये देखिए सीमेंट सेक्टर में जो है कंसोलिडेशन हो रही है, तो कंसोलिडेशन इज गुड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री डिसिप्लिन, इंडस्ट्री प्राइसिंग डिसिप्लिन जो होती है वो अच्छी होगी ऐसा हमारा मानना है। तो अगर आप वॉल्यूम आउटलुक, प्राइस आउटलुक दोनों को मिक्स करके देखें तो हमारा सीमेंट पे रीजनेबली पॉजिटिव व्यू है। बट इसके अंदर आपको एक चीज समझनी होगी कि ग्लोबली चीजें अभी भी वोलेटाइल है, फ्यूल कॉस्ट काफी इनके लिए वोलेटाइल रहता है, तो शॉर्ट टर्म चांसेस आ सकते हैं जहां पर इनके कॉस्ट शूट हो जाए और मार्जिन डिप हो जाए। बट किसी को अगर 3-4 क्वार्टर का व्यू लेना है तो यहाँ से हमारा सीमेंट पे धीरे धीरे रुख पॉजिटिव होते जा रहा है। ओके, सीमेंट पर रुख पॉजिटिव होता जा रहा है। अच्छा, टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं और आज इन्फोसिस और एचसीएल टेक के आएंगे। लार्ज कैप आईटी पर अब क्या व्यू है आपका? नहीं, वेरी क्लियरली आई थिंक आप लास्ट 2-3 साल देखें आईटी सेक्टर्स के लिए तो इनकी पोस्ट कोविड एक जोरदार डिमांड स्पर्ट हुई थी, पर उसके बाद से जब से यूएस में बैंकिंग एक फियास्को हुआ है उसके बाद से क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट 3 साल में इनकी जो भी नए ऑर्डर इन्फ्लोज हुए हैं वो सब रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। और दैट इज आई थिंक अ वेरी बिग कंसर्न, बिकॉज सब लोग हम यही सोच रहे थे कि ये जैसे टीसीएस क्लासिक केस जहां पर $30 बिलियन के इनके एनुअल ऑर्डर इन्फ्लोज रहे हुए हैं। पर आप देखें तो कोविड के बाद आज लगभग 8-10 क्वार्टर के बाद में फर्स्ट टाइम डॉलर रेवेन्यू डिक्लाइन हुई है। एंड आज ये सारे स्टॉक जो है कोई सस्ते नहीं है। एंड अगर आप कल की टीसीएस की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखें तो मैनेजमेंट वाज साउंडिंग स्टिल वेरी कॉशियस, एंड मैनेजमेंट ने एक बात क्लियर कर दी कि जब तक इकोनॉमिक रिकवरी नहीं आएगी तब तक ये जो डिमांड पे या जो डिमांड पे एग्जीक्यूशन पे जो पॉज लगा हुआ है, जो स्लो मोमेंटम है वो ऐसा ही रहेगा। तो इन दैट बैकग्राउंड हम भी एक्चुअली आईटी सेक्टर पे काफी ओवरवेट थे, वी वर पॉजिटिव ऑन इट, बट यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि स्टॉक लार्ज कैप आईटी में वैल्यूएशंस आर रीजनेबल एंड ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म हो सकती है थोड़ी सी मीडियोकर रहे। तो यहाँ से थोड़ा सा आईटी सेक्टर पे अंडरवेट होने की जरूरत है। तो टीसीएस के कमेंट्री के बाद आईटी पर कुछ अंडरवेट होना शुरू हो सकते हैं पवन और इनकी टीम, लेकिन क्लियरली वो एक ड्रैगर है और बाकी आईटी कंपनीज की हम बात कर ही रहे थे। पवन, ऑटो कंपनियों पर आपके क्या विचार है? क्योंकि सभी कंपनियों ने कहा है कि इस फेस्टिव सीजन से अच्छी खासी उम्मीदें हैं। मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें इनकी बिक्री में भी एक पिकअप देखने को मिला है और कुछ एरियाज जहां पर पिकअप नहीं था, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में थोड़े से सिग्नल्स मिलने लगे हैं कि शायद आगे सेल्स बेहतर हो सकती है। क्या ये एक स्पेस है? और यहाँ पर भी फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स किस पर आपका ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा पैसे लगाने का? राइट, तो ऑटो सेक्टर पे वी आर एक्चुअली क्वाइट पॉजिटिव, हमारा भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है। एंड आई कैन टेल यू, अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल का आउटलुक तो 4 व्हीलर्स हैव डन वेल, सीवी ट्रक सेगमेंट हैज डन वेल। जो एक्चुअली लगाड़ रहा है वो है 2 व्हीलर सेक्टर, और जैसे जैसे रूरल रिकवरी होती है आई थिंक 2 व्हीलर्स विल डू वेरी वेल। इन द 2 व्हीलर सेक्टर अगर आप ओईएम साइड पे देखें, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस हो, आई थिंक द एंटायर पैक इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। हमको थोड़ा सा ओईएम साइड पे वैल्यूएशंस कंफर्ट इतना आता नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज देखें वहां पर हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। एज फार एज वी आर कंसर्न हमारे सेक्टर्स पे, उस सेक्टर में हमारी पोजिशनिंग भी वैसी है। वी आर एक्चुअली प्लेइंग द ऑटो रिकवरी थीम वाया द ऑटो एंसिलरी कंपनीज। ओके पवन जी, अब आते हैं एचएफसीज पर। अगर आप माफ कीजिए एनबीएफसीज पर बीते अगर आप 1-1.5 महीने को देखें तो उसमें इन कंपैरिजन टू बैंक्स एनबीएफसी ज्यादा भागी हैं। लीडरशिप ली है बजाज फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व ने। अगर मैं इस एनबीएफसीज के सेगमेंट को भी बाइसेक्ट कर दूं तो गोल्ड फाइनेंस कंपनियों ने कोई भी प्राइस मूव नहीं दिया, कोई भी तर्कसंगत मूव इन स्टॉक्स में नहीं आया। एचएफसी स्टेबल रही, स्लाइटली विद ए पॉजिटिव बायस। आप अगर इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करके देखें तो कहां आपका कन्विक्शन ज्यादा है? और एक और चीज, अगले 2 क्वार्टर्स के पर्सपेक्टिव से जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें एनपीएस बढ़ने का जो फियर है, का जो डर है, क्या वो थोड़ा सा अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? राइट, तो आपने सही बताया, गोल्ड लोन में ज्यादा मोमेंटम आया नहीं है। एंड हमने भी वी आर एक्चुअली ओवरवेट विद इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस थिंग। हम भी एनबीएफसीज पे ओवरवेट है। एंड हम एनबीएफसीज में टिपिकली उन कंपनीज के थ्रू खेल रहे हैं जिनका रूरल एक्सपोजर अच्छा है। एंड विद इन दैट स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस इज समथिंग जो हमको काफी पसंद है।
अगर आप देखें लास्ट एक साल में पोस्ट कोविड रिकवरी ठीक ठाक आई है, रेगुलेटरी मूवमेंट्स हुए सेक्टर में विच इज मेकिंग द सेक्टर इवन मोर स्टेबल। तो इसके वजह से हमको माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ठीक लगता है। जहां तक अनसिक्योर्ड लोन का सवाल है, अभी तक के जो भी लीड इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो बाउंस डेटा हो, चाहे वो दूसरे इंडिकेटर्स हो, उनसे कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि अगले इमीडिएट 2 क्वार्टर में कोई बड़ा एनपीए क्राइसिस आना चाहिए। बट एक बात इसमें पक्की है, टाइम एंड अगेन आरबीआई ने इशारा किया है कि अनसिक्योर्ड में स्पेशली स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन, स्पेशली वो ऐसे अनसिक्योर्ड लोन जहां पर आप न्यू फर्स्ट टाइम बायर्स, फर्स्ट टाइम बोरोवर्स को आप लोन दे रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो ऐसे में हमारी पोजीशनिंग भी वैसी कंपनीज में है जो एसेंशियली जिनका अंडरराइटिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है और जिनके पास न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स कम है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस ग्रो करके अपनी ग्रोथ ला रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एनबीएफसी में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी तक इनको कॉस्ट ऑफ फंड इनका अभी भी इंक्रीज होने वाला है। सो एसेंशियली हमको ऐसी फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्ट करना है जिनका कॉस्ट ऑफ फंड काफी स्ट्रांग है, जिनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखें तो हमको ऐसा लगता है गिवन द ग्रोथ, अभी आप देख रहे हैं मतलब बहुत सारी एनबीएफसीज ने ऑलरेडी अपने प्रोविजनल नंबर दे दिए हैं, ग्रोथ मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग। तो जो कंपनी अपना ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करके रख सकती है और निम प्रोटेक्ट कर सकती हैं, आई थिंक दोस एनबीएफसीज में अभी भी बहुत स्टीम बाकी है। ऑलराइट पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब वापस माइक्रोस पर आते हैं। HDFC लाइफ के नंबर्स कल आएंगे और इसके प्रीव्यू के लिए सुमित आ गए हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? गुड आफ्टरनून। देखिए कल HDFC लाइफ के नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई फायर वर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर नंबर आने का अनुमान है और सेकंड हाफ की कमेंट्री जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाली है। पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं किस तरह का एक अनुमान स्ट्रीट लगाकर चल रहा है। ग्रॉस प्रीमियम करीब 15,190 करोड़ रुपए, जो कि 13,280 करोड़ रुपए के सामने आने का अनुमान है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी VNB करीब 860 करोड़, जो कि 12% के आसपास बढ़ने का अनुमान, और 770 करोड़ रुपए के सामने। VNB मार्जिन सबसे क्रूशियल नंबर, जो कि करीब 26.8%, मोर लेस फ्लैट, 27% के सामने नंबर आने का अनुमान है। और APE जो है वो करीब 3100 करोड़ रुपए, जो कि 2645 करोड़ रुपए के सामने ये एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मोर लेस फ्लैट साइड पे ये दो नंबर यहाँ पर देखने का अनुमान है। हेल्दी ग्रोथ रहेगी न्यू बिजनेस प्रीमियम के अंदर, क्योंकि नॉन पार और रिटेल प्रोटेक्शन दोनों सेगमेंट की तरफ से अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। VNB स्टेबल रहेगा Q-on-Q बेसिस पर भी और YoY बेसिस पर भी। इसके अलावा कंपनी के परसिस्टेंसी रेशियो और जो ग्रोथ आउटलुक है सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी किस तरह से वहाँ कमेंट्री आती है। लेकिन जो 2-3 चीजें स्ट्रीट देखेगी उसमें एक तो VNB का ट्रेंड, जो कि पिछली बारी 29% के आसपास था, इस बारी 26% है, पिछले साल 26% था। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे VNB में एक डिप है, YoY बेसिस पे फ्लैट है। तो अगर 27 के रेशियो में कहीं आया था 27% के आसपास, तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पे आप इसे काउंट करेंगे। रेगुलेटरी चेंजेस, ग्रोथ आउटलुक, सॉल्वेंसी मार्जिन्स और प्राइसिंग को लेकर चेंजेस, क्योंकि हाल में ही कुछ इंश्योरेंस कंपनी प्राइसेस बढ़ाए हुए थे, तो प्राइसिंग को लेकर जो चेंजेस है, इन सब चीज़ों के ऊपर स्ट्रीट उनकी कमेंट्री सुनना चाहेगी। लेकिन YoY फ्लैट नंबर, Q-on-Q स्लाइड डिप आप मान के चल सकते हो। ये है HDFC लाइफ की तरफ से एक्सपेक्टेशन। शुक्रिया सुमित। और स्टॉक आप देखिए पिछले 3 महीनों में वैसे भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है, करीब 7% तक का दबाव देखने को मिला है। मुझे याद है जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और लार्जली जब इंश्योरेंस स्पेस में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मानी जा रही थी, तो HDFC लाइफ पर बाजार भर में काफी सारी तेजी के कॉल्स आते थे। लेकिन अब सिचुएशन चार्टिकली कैसी है उस पर अगर थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें रचना, क्योंकि ये स्टॉक फिर दायरे में फंस गया है। आप म्यूट पर है। हेलो, या HDFC लाइफ की जहां तक बात है, ये दायरे में ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बेसिकली ये काउंटर जो है वो बेस बिल्डिंग प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है और ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई है। अभी यहाँ पे काफी टाइम इसको स्पेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ चार्ट स्ट्रक्चर जहां से एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है वो काफी अभी लोअर लेवल पे है, 605 के आसपास बन रहा है। 605 से ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिलहाल इसमें कोई खरीदारी की सलाह हम नहीं देंगे। और यहाँ पे 600 और 605 के बीच में अगर कोई सपोर्ट बनता हुआ दिखे तो एट दैट टाइम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है, बट नॉट बिफोर दैट। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, BTST STBT कॉल से ना शुरू करते हैं। फिर गावा सर आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए BTST। यस, BTST बिल्कुल। मुझे बहुत क्या था,
वो टेम्पटेशन था कि HDFC दूं, बैंक दूं, लेकिन नहीं, मैं TVS मोटर्स दूंगा। यहाँ पर 1597 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें मोमेंटम बढ़िया है और ये मोमेंटम कायम लगता रहेगा। 1590 का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए का। टारगेट 1620 1630 TVS मोटर। TVS मोटर ये इनफैक्ट मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक रहा है, लगभग हर जानकार ने इस पर आज एक कॉल दिया है और गाबा साहब को भी यही पसंद है। शिल्पा, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा भी BTST रहेगा। मुझे यहाँ पे बायोकॉन पसंद है, पूरा फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सब में वापस एक मोमेंटम है। तो यहाँ पे बायोकॉन में ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड दूंगी। 265 का कॉल ऑप्शन रफली अभी 4 रुपये 20 पैसा में ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 2.5 रुपये का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे मुझे लगता है 11 रुपये तक के भी टारगेट आते हुए मिलेंगे। ओके, बायोकॉन पे आपकी 265 का कॉल ऑप्शन भी व्यू है, फ्यूचर्स भी है। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगा M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स में। M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स आज 290 को तोड़ के जैसे ही नीचे आया है, तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटा है, प्राइसेस बिलो ऑल द एवरेजेस। तो यहाँ पे अगर हम 290 पे ही SL लगाए तो डाउन साइड पे इसका टारगेट बन सकता है 283 एंड देन 280। ओके, चलिए M&M फाइनेंशियल में सेल कॉल। मानस, आपका पिक क्या होगा? देखिए, मेरा पिक अनुज जी मेट्रोपोलिस रहेगा। मेट्रोपोलिस के अगर पैटर्न देखेंगे तो लोअर लेवल पे आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने करेक्शन में ब्रीच नहीं किए थे और हायर टॉप हायर बॉटम्स का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। तो मेट्रोपोलिस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1509 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1489 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1550 1550 के टारगेट सेट करने हैं मेट्रोपोलिस के फ्यूचर में। 1520 वाला कॉल ऑप्शन जो 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। वहां पर आप 29 रुपीज का 29 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। मेट्रोपोलिस 1520 का कॉल और बेसिकली तेजी का ही व्यू यहाँ पर बन रहा है। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी हर्षा जी, मैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है और वॉल्यूम्स काफी ड्रॉप हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों ही पिकअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 133 134 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 130 130 स्पॉट पे और जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 140 140 के करीब। ओके, L&T फाइनेंस होल्डिंग आपका यहाँ पर लॉन्ग व्यू 133.70। अब एक काम करते हैं, जरा हल्का सा डेटा को देख लेते हैं। स्थिर क्लोजिंग, बिल्कुल स्थिर क्लोजिंग 19,800 की डगर को यानी लेवल को, यानी ऑलमोस्ट कल के जो क्लोज है हम उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और निफ्टी बैंक में 104 अंकों का एडवांटेज अपने साथ कैरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्टैट्स सही रखिएगा, लॉन्ग शॉर्ट, साथ ही साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। इस बीच एक स्टॉक और मार्क कर देता हूं यहां पर और वो है, अनुज नजर गई क्या आपकी? डॉक्टर साहब आएंगे इस पे फाइनली बहुत दिनों बाद। 18 सितंबर के बाद हर्षदा फर्स्ट टाइम इट्स HDFC बैंक जो कि अपने 20 डे मार्क को छू रहा है। खैर मैं इस पे आऊंगा मैं इस पे आऊंगा, लेकिन पहले स्टैट्स को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। 19802 के पैरेलली अगर आप इन स्टैट्स को देखें तो करीब 84 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग करीब 32 में, यानी कंसोलिडेटेड फिगर्स अप्रॉक्सीमेटली है 115 के आसपास और शॉर्ट 55 और लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग्स को बुक करने की टेंडेंसी फीलिंग बाजार में कम थी, दैट्स गुड। शॉर्ट था जहां वो जो वीक स्पेस थे उसमें शॉर्ट थे, बट ओवरऑल ये स्टैट्स ठीक लग रहे हैं। फिर आप आइए जरा बाइसेक्ट करके अगर आप एक स्टॉक्स को दिखाएं तो 84 लॉन्ग्स कहां से आए, ये लॉन्ग बिल्डअप कहां पे थे? नाल्को आज पूरा का आप देखें मेटल्स माइनिंग स्ट्रॉन्ग था। बॉश, गेल आईजीएल एमजीएल तीनों के तीनों स्टॉक्स आज काफी स्ट्रॉन्ग थे और पीवीआर आइनॉक्स आज करीब 0.4% ऊपर, क्लोजर टू फ्राइडे, स्ट्रॉन्ग स्विंग यहां पर। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग एनएमडीसी में थी आज। जुबिलेंट फूड वर्क्स, आज जुबिलेंट फूड वर्क्स पे काफी अच्छा खासा मूव है। इनफैक्ट मैं स्पेस पे भी आऊंगा, बात भी करूंगा, रचना जी की कॉल भी थी। हिंदुस्तान कॉपर, सिंजन और गुजरात गैस, यहां भी काफी मूव था। फिर आते हैं शॉर्ट बिल्डअप है। आईटी आज टीसीएस के नंबर्स के बाद पूरे तरीके से अगर आप देखें प्रेशर में था। इनफैक्ट मेरी बात करते करते डाउन अबाउट 500 पॉइंट्स, 500 अंक नीचे। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अपोलो हॉस्पिटल्स बैकफुट पे था और एमसीएक्स भी बैकफुट पे था। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में हुई, करबेंस, बलरामपुर, चीनी चोला और भारती एयरटेल।
मानस, फाइनली क्या बैंक निफ्टी वो फोर्स अब थोड़ी सी कलेक्ट कर रहा है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये अपनी फाइनल वो 50 डेमा 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी पार कर सकता है? बिकॉज क्योंकि 18 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम HDFC ये क्लोज देगा 20 डेमा के ऊपर। मानस, आपका व्यू? तो देखिए, दो स्टॉक पे डिपेंड करता है, एक तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने आज 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर दिखाया, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। आई थिंक इसमें पोटेंशियल है 980 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का। और अभी तक जहां पर अंडर परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा था, आज एचडीएफसी बैंक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। अब जो नए टारगेट होंगे वो करीब 1600 के रहेंगे एचडीएफसी बैंक में। तो आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि इस बार बैंक निफ्टी अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा और 45,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पोजिशनल बेसिस पे तो बैंक निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 44,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, 45,300 और 45,500 के टारगेट की। ओके, चलिए काम करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से दो स्टॉक्स पर नजर? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले गेल के बारे में बात करेंगे और इन जनरल आज गैस स्टॉक्स में फिर से आपको एक बार बाइंग दिखाई पड़ रही है। बाजार में बस ये है कि जो सितंबर 30 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं टैरिफ्स में, शायद गेल का इसका फ़ायदा हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई ना कोई अपवर्ड रिवीजन इनकी बिजनेसेस के ओवरऑल खर्चे में सरकार इनको अलाउ करे। जहाँ तक कि ओपन इंटरेस्ट का सवाल है, लगभग 71 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में और डीलर्स को लगता है यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी के सौदे देखने को मिल रहे हैं और 135 से 145 तक के पोजिशनल टारगेट्स डीलर ट्रेडिंग के लिहाज से इस पर्टिकुलर स्टॉक पे सुझा रहे हैं। स्टॉक बिल्कुल अपने डेज हाई पे आज के बाजार में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले आधे घंटे में अच्छी खासी बाइंग ऑटो स्टॉक्स खास करके M&M में देखने को मिली है। डीलर्स को लगता है यहाँ अगर आप BTHT का ट्रेड करें तो शायद 1610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डीलर्स को लगता है M&M और गेल ये दोनों ही स्टॉक्स में ट्रेडिंग मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। ओके, M&M और गेल में तो क्या आज सुबह से मोमेंटम है। सुबह गेल मानस ने पिक भी किया था, ये मुझे याद है, एक ट्रेड अच्छा मोमेंट है यहाँ पर। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मानस, एक बार इसको रिविजिट करते हैं गेल को। तो देखिए, 130 रुपए के टारगेट मेंशन किए थे, मेरे ख्याल से 129.10 के हाईज बने हैं। लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो बिल्कुल पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि जो पिछला हाई 129.55 का था, गेल इस बार उसको ब्रीच करेगा और कम से कम 6 से 7 रुपए का आपको उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर एक पोजीशन टारगेट सेट करने होंगे तो 136 के रहेंगे और मेरी राय में तो पोजीशनल बेस पे अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 125 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 136 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब 3:15 हो चुका है हर्षदा, तो मैं एज यूजुअल अपना एक क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी देता हूँ। और जिस तरीके से HDFC बैंक बंद हो रहा है, कल वाली फीलिंग आ रही है वापस। HDFC बैंक कल भी इसी तरीके से बिहेव कर रहा था, पर HDFC बैंक लेकर आइए जरा, डे हाई पर HDFC बैंक अब बंद हो रहा है। और एक बार रिलायंस भी लेकर आइए, रिलायंस में भी एक बार मूव देखते हैं किस तरीके का आ रहा है। रिलायंस और HDFC बैंक दोनों, रिलायंस भी डे हाई पर तो नहीं लेकिन ग्रीन में ही बंद हो रहा है। और अब मैं कहूँगा मार्केट ने आज हायर हाई और हायर लो बनाया है। और अब जो मैं 10 मिनट पहले कह रहा था, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मैं तो कहूँगा कि वो ऑप्शन ट्रेड भी मत लीजिए, आप फिर कैरी करिए इसको, अपने लॉन्ग को कैरी करिए। और अब आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर हो गया कल और आज के लो के आसपास का। एक रिस्क ये रहता है कि US इन्फ्लेशन अगर बहुत ख़राब आया तो कल अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन आया तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट में। मार्केट के पास इनफ स्ट्रेंथ है। अगेन इन्फोसिस के भी नंबर्स आने हैं, वो मैं सब समझता हूँ, लेकिन फीलिंग आ रही है मार्केट को देखकर जिस तरीके से दो सबसे बड़े स्टॉक बंद हो रहे हैं मार्केट में कि आप लॉन्ग ही कैरी करिए। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी आपके फेवर में है। और अब आज एक्सपायरी हो गई, आज टिपिकल ऑप्शन राइटर्स की एक्सपायरी थी। आज पूरे दिन ऑप्शन राइटर्स ने एक पकड़ के रखा है इस मार्केट को, एक रेंज में रहे हम, सारे कॉल और पुट प्रीमियम जीरो हुए हैं और कल मार्केट मेरे ख्याल से एक मूव के लिए तैयार है। कल से एक फ्रेश एक्सपेंशन की मार्केट शायद एक शुरुआत करे, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस मेरे ख्याल से बेधड़क कैरी कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, एक गैप डाउन मिलेगा आपको, उसमें अगर आपके स्टॉप लॉस लग गए तो आप निकल जाइए। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अभी उस फेवर में कि आपने पिछली रैली मिस कर दी तो अगली रैली की शुरुआत शायद यहीं से होनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें, एक लीप ऑफ फेथ में लॉन्ग ट्रेड कैरी करें। एक लीप ऑफ फेथ, एक बड़ा चांस जो शायद आपको एक बहुत ही तगड़ा मौका देगा।
तो ये फिलहाल एक क्लियर कट क्लोजिंग के लिए स्ट्रैटेजी या फिर कल के लिए दरअसल ट्रेड्स कैरी करने के लिए एक रणनीति। अच्छा, एक तो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट वीरू मेंशन कर ही रहे थे एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक में हर टिक के साथ दरअसल तेजी बनती हुई, तो 1550 के ऊपर काफी दिनों बाद वो क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। अदानी एंटरप्राइजेज, एमएनएम, टाटा मोटर्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस दरअसल की गई हैं कैरी। पीवीआर आइनॉक्स में फिर जोश बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1771 के लेवल्स। गावा साहब, पीवीआर आइनॉक्स जाने से पहले क्या कोई ट्रेड? 4% की तेजी आज। बिल्कुल, ये स्टॉक मैंने आज क्लाइंट्स को दिया हुआ है, ये डिस्क्लोज करना चाहूंगा। पीयर का मुझे बढ़िया लगता है, सुबह भी हमने डिस्कस किया। इसका नियर टर्म टारगेट 1800 का है, लेकिन मुझे लगता है 1850 के भी डोर्स अब ओपन हो चुके हैं। अभी भी किसको लेना है आज राइट नाउ ले सकते हैं, सिर्फ 1740 का स्टॉप लगाना पड़ेगा बस, और राइड करना चाहिए ट्रेंड 1800 के लिए, 1850 के जोन के लिए। बढ़िया लगता है पीवीआर आइनॉक्स एक बहुत ही बढ़िया मूव, और वो भी पूरे फुल क्रिकेट सीजन में ये तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। 4% तक के बढ़त के साथ दरअसल वो ट्रेड बनता हुआ। वीरू, इनफैक्ट कई ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रेड्स उभर कर आ रहे हैं। आप देखिएगा, गेल का हम जिक्र कर रहे थे कुछ ही मिनट पहले, आईजीएल भी रेडार पर आता हुआ। इनफैक्ट एमजीएल भी देख लेते हैं, क्योंकि वो पीएनजीआरबी की तरफ से वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ अपडेट आ रहा था। महानगर गैस 1% ऊपर है, लेकिन आईजीएल का ट्रेड, एमजीएल का ट्रेड, शिल्पा कुछ बैठ रहा है क्या? जी, यहाँ पे एमजीएल डेफिनेटली अभी ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। 1100 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 1180 तक के टारगेट्स आपको ओपन होते हुए दिख रहे हैं, तो ये तो राइड करना ही चाहिए। जी, और आप एक चीज़ और देखिए, आज लुक एट बेक्टर्स फूड। आई मीन क्या भागा ये स्टॉक आज। बेक्टर्स फूड लगभग समझता है 1182 पे अपने करियर के हाई पे आ गया है। की जगह जुबिलेंट आज सुबह से ही तेजी था। हमने सुबह मानस के साथ पकड़ा था, रचना जी ने फिर कॉल भी दी थी। अच्छा, मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि बारबेक्यू नेशंस में वॉल्यूम्स कुछ अच्छे हैं। हालांकि ये काउंटर आज बैकफुट पे है, लेकिन आज बैकफुट पे आया, लेकिन हरकत इसमें भी काफ़ी ज़्यादा थी। और एक बार सुबह लेके आई है जोमेटो। हमने जब आज सुबह मार्क किया था, करीब करीब 112 का हाई लगा के आया था, नहीं 113.30 का, जो कि इसका इस दौर का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। हिमांग जी, आपका इस सेगमेंट में सबसे प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? आई मीन कंसिडरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो और एक इवेंट जो सामने खड़ा है, जो कि इनफैक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हालांकि 14 तारीख से, शनिवार से वो अपनी चरम पे होगा, जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा। मेरे ख्याल से वो शायद ऐसे चले गए हैं कार्यक्रम में भी इस वक्त है नहीं। रचना जी, अगर थोड़ा सा आप डेरिवेटिव से बाहर निकल के कैश के स्टॉक्स में भी कमेंट कर पाएं, इस पूरे सेगमेंट में आपका सबसे ज्यादा मतलब फेवरेट स्टॉक कौन सा है? जी, हम ये फूड डिलीवरी एंड फूड बिजनेस की क्यूएसआर की बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हेलो, मैं अगर आपको एक एक करके स्टॉक ही बता दूं, जोमेटो, जुबिलेंट फूड पे सिंस आपने कॉल दी थी, अगर मैं कैश के स्टॉक्स में आऊं, चाहे वो देवयानी हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो बेक्टर फूड्स हो, इनमें से आपका, चाहे वो बारबेक्यू नेशन हो, डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से, आउट ऑफ डेरिवेटिव्स, आपका फोकस कहाँ रहेगा? जी, मेरे हिसाब से सबसे वेल प्लेस्ड जोमेटो है। एंड जोमेटो में यहाँ पे फिलहाल जो 100 को क्रॉस करा है, उससे वो काफी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। और जब तक ये काउंटर अब 95 के ऊपर बना रहता है, तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जो इस काउंटर को 120-25 की तरफ बहुत ही नियर टर्म में लेके जा सकती है। और उसके अलावा जो वेक्टर्स फूड की आप बात करें, दैट इज आल्सो वेल प्लेस्ड। आज के दिन में उसकी प्राइस मूवमेंट काफी स्ट्रांग रही है। नेवरदलेस यहाँ पे 50 to 70 रुपीज का फर्दर अप मूव बहुत ही जल्दी बन सकता है। ओके, और एक और चीज हर्षदा, अभी हम एचडीएफसी बैंक पे दिल खोल के बात कर रहे थे कि इट्स ए स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ आजकल कुंडली में कुछ ऐसा है कि पूछिए मत। एक दुख तो एक सुख, एक सुख तो एक दुख एचडीएफसी बैंक ठीक कर रहा है। तो लीजिए, आपकी स्क्रीन पे पेश है, इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनली 50-day मार्क के नीचे क्लोज देता हुआ, और 9 अक्टूबर के बाद फिर एक सेकेंड क्लोज आया है 50-day मार्क के नीचे। तो हर्षदा, खुशी गम का विषय जो है वो ये निफ्टी बैंक के साथ लगा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग तो एक बैकफुट पे।
यही होता है जब एक बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा कोई ना कोई आके झटका दे देता है वीरू, वैसे ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा इनफैक्ट लेकिन ईदर वेज आज की क्लोजिंग एक सॉर्टेड क्लोजिंग के तौर पर उभर कर आएगी, क्योंकि हम ठीक वो 19,800 के आसपास ही क्लोज करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर किए हैं कि कौन से ट्रेड्स बैन में जा सकते हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आज पूरे समीकरण बन रहे हैं। डेल्टा कॉप की अगर आप पोजीशन देखें 112% की पोजीशंस देखने को मिल रही है, तो ये बैन में जाने की पूरी तैयारी करता हुआ। सन टीवी जिसकी जिक्र आप भी पहले कर रहे थे और गाबा साहब का भी एक पिक है, 109% की पोजीशंस यहां पर, और भेल आप देखेंगे तो 100% की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं, और ये भी तैयारी ऑफ सॉर्ट्स करता हुआ कि शायद कल सुबह जब हम आए तो डेटा पॉइंट हमारे सामने होगा कि ये 3 स्टॉक्स चले गए हैं बैन में। कुछ देर पहले हम मारुति का जिक्र कर रहे थे, मारुति पर एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लिया, लेकिन गाबा साहब एक टेक्निकल कॉल भी दीजिए जाने से पहले। 10,631 पर ये क्लोज है, जो रफली डे हाई के आसपास ही है। ओआई एडिशन भरपूर देखने को मिला है। आपका अगला टारगेट क्या है मारुति पे? मेरे ख्याल से 10,800 ये एक नियर टर्म टारगेट है, जा रहा है 11,000 की तरफ, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करेक्शन आया मारुति में, मारुति का करेक्शन खत्म भी हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लो क्रीपिंग मूव, और जो रिसेंट हाई देखा उसको पार कर ही लेगा। सिर्फ एक स्टॉप ही लगाना है और क्या, 10,500 का स्टॉप लगाकर चले। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपको मिलना चाहिए। पहला टारगेट 10,800, फिर 11,000, मैटर ऑफ टाइम जाना चाहिए मारुति। 10,800 और फिर 11,000 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर मारुति का मोमेंटम तो पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, वैसे टेक महिंद्रा में नेशनल लेवल से थोड़ी सी कवरिंग, LTI माइंट्री में भी थोड़ी सी कवरिंग। इन्फोसिस एक बार देख लेते हैं। इन्फोसिस वैसा का वैसा करीब 2% नीचे, तो फिर किसी एक्सपेक्टेशन के या फिर कम से कम पोजिशनिंग के इन्फोसिस के रिजल्ट्स में हम उतर रहे हैं, और XCL टेक भी करीब 1.5% नीचे है। प्रशांत, ये टाइटन पर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि टाइटन में भी आपको याद होगा पिछले हफ्ते लास्ट टू लास्ट वीक भी काफी तेजी की पोजीशंस बनी थी। स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, लेकिन क्या एक पिकअप देखने को मिलेगा? और मेरे प्रश्न पूछने की वजह यही है कि जाते जाते थोड़ा सा इंचअप किया है स्टॉक ने। हर्षा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे 5 ऑलमोस्ट इनसाइड बार्स बने, यानी प्रीवियस डेज रेंज के अंदर कंटिन्यूअस 5 दिनों तक। नॉर्मली इसके बाद एक अच्छा स्प्रिंग इफेक्ट आता है, तो मैं वो अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये स्टॉक अगर करीबन 3,290 के आसपास है, ये अगर 3,300 क्रॉस कर देगा तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट 3,350, 3,360 तक भी जा सकता है। तो 3,300 के ऊपर इसको बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3,250, और टारगेट रखना चाहिए स्ट्रेट 3,400 पर। ओके, लेकिन आज इस कार्यक्रम का सबसे दिलचस्प और मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक अगर कोई रहा तो इट्स टीवीएस मोटर 1596 पर, और ऑल टाइम हाई शानदार मूव यहाँ पे रहा। और एक स्टॉक जिस पे हमने बात नहीं की, लेकिन शायद कल सुबह शुक्रवार के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बट फियर ऑफ कोलैप्स हमेशा रहता है इस स्टॉक में, दैट्स यूनाइटेड ब्रेवरीज। आपकी राय इस पर क्या होगी प्रशांत जी? इट्स 1607 और अच्छा मूव दिया इसने, ये 3 दिन से मोमेंटम में है। ये कैरी करने लायक है या फिर कल सुबह कंसिडर करने लायक है? जी वीरू जी, एक चीज जो मुझे दिख रही है क्लियर कट, एक गैप बना हुआ है जो 1613 पे है। मुझे लग रहा है वहां तक ही कंफर्टेबली जा सकता है, तो ऑलमोस्ट 1% और की मूव बची हुई है 1615 तक, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल कैरी करना चाहिए। और जो डे लो है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1615 के ऊपर एक क्लोज हो जाए तो स्ट्रेट इसके डोर्स ओपन होते हैं 1640 के लिए, तो बिल्कुल बने रहिए। ओके, तो यहाँ ब्रेविस पे आपका व्यू है। चलिए अब हम कुछ देर में क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, चलेंगे बॉल के पास, हर्षता के पास। लेकिन आज निफ्टी IT का के नंबर्स के बाद, हालांकि देखिए 2 नंबर्स अभी और आने हैं, बट लार्ज कैप में जो पहला नंबर आया उसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा, और 2 दिन में लगभग अगर आप हाई यानी कल के हाई से कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट ये करीब करीब 1000 अंकों का नुकसान है, मतलब 2 सेशंस में। कल का सुबह का इंट्राडे स्विंग हाई था करीब करीब 32,974-78, अब आप 32,014 के स्तर पे, यानी लगभग 980 अंकों का नुकसान है, 970 अंकों का नुकसान है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग मतलब हालात में रहे उसमें था टेक महिंद्रा बैक टू 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, TCS
close below 20 DEMA almost after I think 3rd of October. उसके बाद अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज को देखें, यहाँ पे इन रहा HCL का क्लोज भी अगर आप देखें तो 50 DEMA के नीचे है। इट्स टिपिकल फ्लैग ब्रेकडाउन। अगर कन्वर्ट होता है तो कल कुछ शॉर्ट रेट्स के बारे में बात यहाँ पे फिर करेंगे। और जहाँ तक और कुछ IT स्टॉक्स का सवाल है उसमें मैं एक बार इन्फोसिस का जिक्र करता हूँ। इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे रहा, ये भी आज काफ़ी ख़राब स्थिति में बंद रहा। और एक और IT स्टॉक अगर आप मिड कैप में जाएं तो कोफोर्ज करीब 1% नीचे रहा, आज 5095 इस जोन के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे। और इनफैक्ट मैं बात भी कर रहा हूं तब भी इन्फोसिस की सारी पुट्स में एक्यूमुलेशन जारी है, सबकी सब डे हाई पर ट्रेड कर रही हैं। और आज एक स्पेस और स्ट्रॉन्ग रहा, दैट्स मेटल। और क्रूड पर बाजार ने और क्रूड के रिट्रेसमेंट को काफी रिस्पेक्ट दी। और आज आप एक बजा इंडिगो को देखिए 2591, इट्स ऑलमोस्ट क्लोजिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तर पर क्लोज होने की चेष्टा करता हुआ। ठंडा बिल्कुल, एक्सपायरी डे बिल्कुल ठंडा फॉर निफ्टी, बट फायरवर्क्स थे बेयर्स के लिए ऑन निफ्टी IT। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। एक और स्टॉक रेडार पर रखते हैं, वो है IDBI बैंक, क्योंकि कुछ देर पहले जो खबर आ रही थी कि शायद अक्टूबर एंड तक जो वेटिंग प्रोसेस है RBI की नए अक्वायरर को लेकर वो पूरी हो जाएगी, यानी कि अगले 15 दिनों में वो एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। वो स्टॉक लगभग 3% ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। एक बहुत बड़ा स्पाइक उस खबर के बाद इस शेयर में देखने को मिला। चलिए अब देखते हैं बाजार कहां पर जाकर टिक रहे हैं। तो आज का दिन जैसे वीरू कह रहे थे थोड़ा सा ठंडा क्लोज, 19787 के आसपास 23 पॉइंट नीचे निफ्टी की क्लोज। निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा साथ दिया है, 70 अंकों तक का इजाफा। निफ्टी IT ने निराश किया। निफ्टी IT आज का एक बड़ा एक्सीडेंट है, लगभग 600 अंकों की गिरावट। एक तो TCS के नंबर्स में ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं, ज्यादा माहौल में बदलाव नहीं देखने को मिला है। वो काउंटर आज कमजोर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। TCS लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। और उसके बाद इंफोसिस HCL टेक की जो नतीजे मार्केट के बाद आएंगे वहां पर भी कुछ नर्वसनेस बढ़ती हुई, तो नियरली 2% तक की गिरावट TCS में देखने को मिली है। इन्फी भी इसी तर्ज पर आज क्लोज दिखा रहा है। इन्फी में तो ज्यादा गिरावट है, 2.5% का नुकसान। और HCL टेक भी करीब 2% नीचे। तो इतना TCS नहीं टूटा जितना एंटिसिपेशन में, डर में ऑफ कोर्स बाकी स्टॉक्स टूट रहे हैं। और टेक महिंद्रा भी 3% नीचे। तो ये इनफैक्ट एक कमजोर कड़ी रही है आज IT की, इसीलिए वो इंडेक्स भी अब 600 पॉइंट नियरली 2% गवा चुका है। बात करते करते मेटल्स आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि मेटल्स में अलग अलग पॉकेट्स, अलग अलग थीम्स बैठती हुई दिखाई दे रही हैं। आधे % के गेंस यहाँ पर इंडेक्स में देखने को मिले। नैल्को जैसा ट्रेड, हिंदुस्तान कॉपर जैसा ट्रेड अच्छा चला है, वहां पर अच्छे गेंस देखने को मिले, 4% का इजाफा। लेकिन माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी, और इनमें भी दरअसल वो माइनिंग होगी। आप देखिए GMDC का ट्रेड, वहां पर अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। NMDC में 5% तक की बढ़त देखी गई है। ये वो थीम है जो आज दरअसल खिलकर बाहर आई कल की बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद। तो यहाँ पर एक मोमेंटम अच्छा तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। बैंकों की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक का आज साथ था। इनफैक्ट सुबह तक तो ICICI बैंक भी साथ दे रहा था तेजी में। HDFC लगभग आधे % की क्लोज दिखा रहा है। ICICI बैंक करीब 0.23% के गेंस पर जाकर टिकता हुआ। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखेगा कहां ज्यादा तेजी और कहां पर मंदी देखने को मिली। और मंदी में आप एक लाइन से देखिए, टेक महिंद्रा, इन्फी, TCS, HCL टेक, LTI माइंट्री, सारे वो दिग्गज काउंटर्स IT वाले जहां पर दबाव देखने को मिला। और विप्रो भी 1.1% नीचे आज। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी बिकवाली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधे % से ज्यादा का नुकसान। कोटक का साथ नहीं, बजाज फाइनेंस का साथ नहीं, ये कुछ नीचे वाले काउंटर्स थे। लेकिन रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया, भले ही डे हाई पर नहीं बंदा हो रहा हो स्टॉक, लेकिन तेजी रही है। अब देखिए मारुति की तरफ से एक अच्छा मूव, आयशर, बजाज ऑटो, M&M की तरफ से एक अच्छा मूव देखने को मिला। मैं मेटल्स मेंशन कर रही थी तो उसमें JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स ने भी आज पार्टिसिपेट किया है। कल आएंगे HDFC लाइफ के नंबर्स, और उससे पहले स्टॉक आज 625 के आसपास आधे % के गेंस पर जाकर टिक रहा है। तो आज की क्लोज आपके सामने है, 19783 पर बाजार जाकर टिका है, लगभग 27 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 63 अंकों की बढ़त दिखाने में कामयाब। देखते हैं कि सीधा सौदा के परफॉर्मर्स कौन से थे जो आशीष और नीरज ने आज किए थे आइडेंटिफाई। आशीष ने TCS और यात्रा ऑनलाइन पर मंदी का ट्रेड दिया था। मॉयल एस्टेडियम में तेजी का और अच्छे भागे हैं। इनफैक्ट एस्टेडियम में अच्छा मूव देखने को मिला है। नीरज ने सभी तेजी वाले स्टॉक्स पकड़े, कैम्स, PCBL, TVS मोटर, शिल्पा मेडिकेयर। ओके, तो ये टीम्स थी, और टीम्स का अगर आप देखें आज का रुझान, क्या कमाया क्या गवाया, और दोनों टीम्स। लेकिन क्लोज बेहद शांत, टिपिकल एक्सपायरी डे, और जिसने कमाया वो था आज
ऑप्शन राइटर्स ऑन निफ्टी बैंक और निफ्टी IT में जिन्होंने शॉर्ट लिया। खैर, कल शुक्रवार यानी हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन, सुबह सुबह फिर पूरा पैनल हर्षदा, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज मौजूद होंगे सारे समीकरण फैक्टर्स को लेके मॉर्निंग कॉल में। फिर मुनाफे की तैयारी और 9 बजे शायरी करेगी आपका इंतजार। नमस्कार। नमस्कार।